हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो मेरे भाई लोग, अब हम इस वीडियो में पेपर 20 का पीवाईक्यूज करने वाले हैं। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने वाले मैं आपको मॉड्यूल वाइज देने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल 1, 2, 3। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी बुक लेके बैठ जाना, ये आपको सामने खोल के बैठना ही है, ठीक है। सिर्फ हार्डली हर एक मॉड्यूल में एक एक दो दो क्वेश्चन होंगे, वो मैं बोलूंगा कि भाई ये तुम याद कर लो। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी पीवाईक्यूज थे और एमटीपीज थी हमने कर ली है ना। ऐसा ही मैं आपको एमसीक्यू में बोलने वाला हूँ कि हार्डली पूरे एमसीक्यू बुकलेट जब मैं कराऊंगा, भाई पूरी बुकलेट में आपको सिर्फ 10 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि भाई मैं बोलूंगा याद कर लो। बाकी क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर कवर्ड होंगे, जो कि तुम खुद ही उनको बोलोगे हाँ सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये वीडियो अपना यूट्यूब पर भी आने वाला है और अपना क्लास स्टूडेंट है तो उनको भी मिलने वाला है। तो अब जो स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाना, आपको ये पीवाईक्यू से पूरा तुमको मिल जाएगा, है ना। पीवाईक्यू का ये पूरा डिजाइनिंग वगैरह करके दे दूंगा। अभी तो क्या है, रॉ बना हुआ है, प्रॉपर ये स्पेसिंग वगैरह नहीं आया हुआ है, हेडर फुटर नहीं आया हुआ है, आपको प्रॉपर मिलेगा ये चीज, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे मिल जाएगा। और क्लास स्टूडेंट के लिए बोलूंगा टेलीग्राम से उठा लेना, या फिर जो तुमको लेक्चर एक्टिवेशन की लिंक आती है उसमें मैं ये अपलोड करा दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब इस वीडियो में मैं मॉड्यूल 1, 2 और 3 कवर करने वाला हूँ। तीनों मॉड्यूल्स अगर अपने कवर होते 1.5-2 घंटे में तो अपन पूरा कर लेंगे, जितना भी होगा मुझे नहीं पता। 3 मॉड्यूल्स का तो मैं पूरा टारगेट है कि अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। चलो मॉड्यूल नंबर 1 उठा लो। मॉड्यूल 1 में 2 क्वेश्चंस तुमको याद करने हैं, बाकी क्वेश्चंस अपने को सिर्फ देखना है और अपनी बुक खोल के बैठ जाओ, अपने को बुक से सारी चीजें करना है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 25 में आया हुआ है, पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, दिसंबर 25 का क्वेश्चन है जी, ठीक है। पढ़ो फटाफट इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? सेल्फ डिसिप्लिन इज अ प्रैक्टिस, अ हैबिट, अ स्किल, अ फिलॉसफी एंड अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है भाई। Those who are disciplined make their lives easier as their skill sets increase, ठीक है भाई। In the light of the above statement, recommend करना है 7 entrepreneurial disciplines of successful entrepreneur। अब भाई अपने काम का क्या था? 7 entrepreneurial disciplines बताना है भैया, entrepreneur का डिसिप्लिन बताना है जो अपन ने बुक में पढ़ा हुआ है, बस। बाकी लाइन किसी काम की नहीं है। ये ऊपर की जो पूरी लाइन दे रखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट तक, ये पूरी लाइन तुमको घुमाने फिराने टाइम पास के लिए दे रखा हुआ है। तुमको सब अपने वर्ड पकड़ना है जो नीचे की लाइन में तुमको दिख जाएंगे। भैया 7 अपने को डिसिप्लिन बताना है एंटरप्रेन्योर के, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर रिकमेंड सम की एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन, ये यहीं पे दिख गया अपना। क्या अपने को आंसर लिखना है? दैट डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन अचीविंग द सक्सेस। ये आया था दिसंबर 24 एमटीपी में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। किसमें? दिसंबर 24 का एमटीपी में। तो भाई तुमको यहीं पे दिख गया है, अपने को 7 डिसिप्लिन्स लिखना है, ठीक है। जब अपन आंसर में आएंगे तो अपनी बुक का पेज नंबर 11 निकाल लो। पेज नंबर 11 पे 7 जो पॉइंट मैंने तुमको याद कराए थे वो 7 पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि आपका पेपर 7 मार्क्स में अभी तक आ रहा है ना जी। तो अपने को 7 मार्क्स में लिखना है। दैट मीन्स अपने को 7 पॉइंट्स लिखना है। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, हार्ड वर्किंग, हेल्दी, मैंने जो तुमको पढ़ाया। पेज नंबर 11 निकालो, पहले पेज नंबर 11 निकालो। मैं बुक का पेज नंबर 11 लेके आता हूँ आपके सामने। आपको भी पेज नंबर 11 जल्दी से खोल लो, फटाफट फटाफट खोलो। ये रहा अपना पेज नंबर 11, ये तुमको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के डिसिप्लिन, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना था। 7 डिसिप्लिन मैंने तुमको याद भी कराए हुए थे, कीवर्ड वगैरह याद कराया हुआ था, और इसके अंदर एक एक लाइन हेड पॉइंट के साथ तुमको याद कराई थी कि ये लाइन अपने को याद करनी है, ये लाइन अपने को लिखना है, सिंपल, ठीक है भाई। तो तुमको ये एक लाइन लिखना थी, ओके। तो ऐसे ही तुमको लिखना है, और ये लिखा हुआ है 7 एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये कुछ भी नहीं लिखना तुमको, तुमको सिर्फ अपने हेड पॉइंट और एक एक लाइन अंदर की। सर ये वाली भी याद करने का कुछ नहीं करना, जो मैंने पढ़ाया वो लिखना है तुमको। एक ये कीवर्ड जो याद करा है और अंदर का हेडलाइन, अंदर का जो मसाला है, एक एक लाइन लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन समझ लो किस टाइप से आएंगे, है ना जी, जिससे तुम प्रिपेयर्ड हो जाओ। सेकंड क्वेश्चन है भाई, जून 25 में आया हुआ है। ये पूरा मॉड्यूल 1 चल रहा है। मॉड्यूल 1 में अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पूरे मैं तुमको यहाँ पे करा रहा हूँ, है ना। फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3, ठीक है। मार्केटर्स आर नाउ एबल टू फिल्टर देयर ऑडियंस एंड रीच आउट टू द टारगेटेड सेगमेंट विद द न्यू एज मार्केटिंग। न्यू एज मार्केटिंग से रिलेटेड है, रेदर देन द यूज स्पिल ओवर द ट्रेडिशनल वे। ये लाइन मेरी किसी काम की नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ द इन द कॉन्टेस्ट, analyze how the new age marketing strategies
कैन प्रिवेंट द स्पिल ओवर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। मतलब इसमें क्या लिखना है अपने को, न्यू एज मार्केटिंग का वेज लिखना होगा, वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग। हम न्यू एज मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, तो पेज नंबर 18 निकालो फटाफट। पेज नंबर 18 पे अपना न्यू एज मार्केटिंग के वेज लिखे हुए हैं। आपको पेज नंबर 18 पे लेके चलता हूं। ठीक है, पेज नंबर 18 पे अपने को क्या दिख रहा है, डिस्कस दी वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग। मैंने तुमको 5 पॉइंट बताए हुए थे, इसके 5 पॉइंट थे, ये 5 के 5 लिखना था, अंदर की एक एक लाइन अपने को लिखना था, ये चीज दे रखी हुई थी, है ना। तो सेम चीज अपने को यहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी अभी बरोबर है। ठीक है भाई, वेज ऑफ न्यू एज मार्केटिंग लिखना है। हाउ, ये ऊपर की लाइन अपने किसी काम की नहीं थी, ये वाली। ठीक है, डायरेक्टली हाउ द न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज विल प्रिवेंट द स्पिल ओवर द ट्रेडिशनल वेज। अब तुम चाहो ये कि ये जो अपना पेज नंबर 18 है उस पर भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली हाउ द न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैन प्रिवेंट द स्पिल ओवर द ट्रेडिशनल वेज मार्केटिंग, ताकि तुमको याद रहेगा कि अगर इस टाइप से भी उन्होंने पूछा तो अपने को ये वाला आंसर लिखना है। एक एक लाइन लिखना है अपना हेड पॉइंट और अंदर का मसाला एक एक पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं लिखना। पेज नंबर 7 खोलो। ठीक है, उस पर ये आंसर दे रखा हुआ है। क्या पूछा है, 7 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के बारे में पूछा हुआ है दैट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड प्रोसेस। दिसंबर 24 के एग्जाम में आया हुआ है। तो 7 पॉइंट साइकोलॉजिकल ट्रेड्स अपने को लिखना है अपनी बुक के अंदर से। ठीक है, 7 पॉइंट्स, कुछ भी नहीं है, ये तो याद किया हुआ है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन देखते चलो कितना सिंपल और डायरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, आईटी information technology with its different features and capabilities have contributed significantly towards flexibility in the field of entrepreneurship. In the light of the above statement, append how IT features and capabilities have improved flexibility in the field of entrepreneurship. भैया आईटी के फीचर्स बताना है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पेज नंबर 21 पे मैंने कराया हुआ है, दिसंबर 24 में आया हुआ है, 5 मार्क पे पूछा इन्होंने। इन्होंने कैसे पूछा है दोस्त, 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए दे रखा हुआ है। ठीक है, 2 का ए में इन्होंने 5 मार्क का पूछ लिया, उसी में दूसरा क्वेश्चन डाल दिया 2 मार्क का। जैसे 5 मार्क का ये पूछा इन्होंने और एक क्वेश्चन ये 2 मार्क का पूछ लिया, छोटा सा। हालांकि ये बहुत कम करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये 5 मार्क का प्लस 2 मार्क का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हालांकि बहुत कम करते हैं, मोस्टली इनके क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, 5 मार्क पे पूछ लिया एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 मार्क में एक और क्वेश्चन पूछ लिया। तो पेज नंबर 21 निकालो फटाफट, अपनी बुक का पेज नंबर 21 निकालो। ये रहा अपना पेज नंबर 21, ये पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट आर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। व्हाट आर द यूज ऑफ आईटी, आईटी का क्या यूज है जिससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, ये क्वेश्चन मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। अब सेम पढ़ो, आईटी ने कैसे इंप्रूव्ड किया है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव किया है, सेम क्वेश्चन है। अभी भी तुमको नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्टली ये लाइन तुम उठा के लिख सकते हो, हाउ आईटी फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज हैव इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये लाइन उस अपने पेज नंबर 21 पे जो क्वेश्चन लिखा हो उसके आगे भी लिख दो कि भाई इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है कि आईटी ने कैसे हमारी जिंदगी को आसान कर दिया। ठीक है, वही सेम तुमने जो पढ़ा है, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग एक्यूरेसी। ठीक है, फिजिकल डेटा साइज कम करना, एलिमिनेट करना एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट। ठीक है, ऐसे तुमको लिखना है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर, ये चारों के चारों अपने को लिखना है, और जो जो अंदर का मसाला मैंने तुमको याद कराया हुआ है वो अपने को मसाला लिखना है। ठीक है जी, बरोबर है। तो इन्होंने 5 नंबर में पूछ डाला इसको, 4 पॉइंट है तो 4 ही अपने को लिखना है, क्योंकि है ही 4, बुक के अंदर ही 4 दे रखा हुआ है। इस टाइप से लोग पूछेंगे। अब बहुत बार ऐसा होगा कि जो ऊपर की जो लाइन है वो किसी काम की नहीं होगी, तुम इसमें कभी दिमाग मत लगाना, मोस्टली किसी काम की नहीं होगी, नीचे अपने को समझ आ जाएगा किस टाइप से अपने को करना है। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क में, दिसंबर 24, वही वाला। जस्टिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द डीप टेक स्टार्टअप सिटिंग अप्रोप्रिएट रीजंस। मतलब जस्टिफाई करना है कि डीप जो टेक स्टार्टअप है क्यों
क्यों जरूरी है। तो रीजंस फॉर डेवलपिंग द डीप टेक करके अपने को आंसर मिलेगा पेज नंबर 21 पे कि क्या क्या रीजंस थे डीप टेक को डेवलप करने के। तो उन्होंने वही चीज पूछा भैया, जस्टिफाई द डेवलपमेंट ऑफ डीप टेक स्टार्टअप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट 2 मार्क में 4 पॉइंट अपने को लिखना है। ठीक है, सिंपल, जो मैंने लिखा है वो लिखना है, इनका कुछ भी नहीं लिखना अपने को। सर पूरे मार्क मिलेंगे, बिल्कुल श्योरिटी से पूरे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इवैल्यूएट द डिफरेंट बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप बताना तभी या मेंटल बैरियर और अदर बैरियर, पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा, जून 24 में आया हुआ है। अपनी लाइन लिखनी थी सिर्फ, ये बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, ये वाली लाइन नहीं लिखनी। ये बस अपने को 11 12 तक चलता था, 11 12 तक चलता था कि भाई ये फॉलोइंग आर द वेज, है ना, फॉलोइंग आर दी आंसर, ऐसे कुछ लिखते ना अपन, बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप आर एस फॉलो ऐसे लिखते थे। इनका कोई मार्क नहीं होता, इनका कोई मार्क नहीं होता, कोई नंबर नहीं मिलता इनका, तो अपने को लिखना भी नहीं है। तुम बोलोगे सर अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, अबे ढोकलो, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में तुम कितना कंटेंट लिख पाओगे। उनको, तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, कोई बीकॉम का पेपर नहीं देने जा रहे हो कि भर दो कॉपीज पे कॉपीज भर दो, 40 50 50 50 50 कॉपीज भर दो। ऐसा भी नहीं, नहीं करना है चीज अपने को, बरोबर है, बिल्कुल नहीं करना अपने को कि 40 50 कॉपीज अपन ने भर दी। अपने को इंपॉर्टेंट रिलीवेंट कंटेंट लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, जिससे सामने वाला को जो जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, उसका भी दिमाग खराब होता है। तुम बहुत सारा कंटेंट लिख दो, तुम पैराग्राफ वाइज लिखो, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, न्यू एज मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, दिसंबर 24 में, जून 25 में, जून 24 में आया हुआ है, जून 25 में एमटीपी में आया हुआ है। ठीक है, और दिसंबर 24 में एमटीपी में पूछा गया, जून 24 में पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने न्यू एज मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज पूछी हुई है। देखो, पहले तो लिखा है इन्होंने अपना जो कीवर्ड होता है, अपना जो मेन हेड पॉइंट होता है आउटबाउंड मार्केटिंग, उसके अंदर इन्होंने 2 लाइन डाल दी। ठीक है, अब इनबाउंड मार्केटिंग में 3 1 लाइन डाल दी, डिजिटल मार्केटिंग में डाल दी, एसईओ में डाल दी, इतना कंटेंट इन्होंने डाला हुआ है। अब ये देखो, इन्होंने 11 पॉइंट डाले हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं ना, तुम्हारी जो बुक है उसमें से कॉपी किया, पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। 7 मार्क में जो आता है ना, इन लोगों के पास जो कॉपीज होती है, मतलब तुम्हारी कॉपी आएगी, जो कॉपी चेकर होते हैं उनके पास एक अलग से सजेस्टेड आंसर आता है, उसमें कीवर्ड कीवर्ड लिखे होते हैं कि भाई इस स्टेप का इतना मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, अब 7 नंबर का उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो भैया पहला जो पॉइंट होगा उसका 1 मार्क होगा, उनको क्लियरली लिखा रहता है। दूसरा जो पॉइंट होगा उसका 1 मार्क होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा उसका 1 मार्क होगा, और उसके अंदर उनको 1 लाइन चाहिए होता है। ज्यादा कंटेंट उनको भी पसंद नहीं है, उनको भी बहुत सारी कॉपीज एक दिन में चेक करनी होती है। सिर्फ तुम्हारी कॉपी नहीं है कि वो एक एक लाइन पढ़ेंगे बिल्कुल और मैच करेंगे, उनको कीवर्ड कीवर्ड दिए जाते हैं, भैया ये चीज होनी चाहिए। अब इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है तो तुमको मार्क देते हैं, है ना, और वो भी ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं पढ़ते। और तुम सोचो, ये जो सजेस्टेड आंसर, ये स्टडी मेट का ये सजेस्टेड आंसर कहाँ है, ये आंसर पूरा सजेस्टेड आंसर से उठाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें 11 पॉइंट दे रखे, तुम सोचो कि पूरे 11 के 11 लिखना है, नहीं लिखना है, इतना कंटेंट अपने को नहीं लिखना है, 7 पॉइंट्स लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम सोचो कि भाई मेरे को 10 से 12 पॉइंट लिखेंगे तो ही मार्क मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं होता एक आंसर को लिखने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम अपने पास होगा भी नहीं, और अपन बीकॉम नहीं दे रहे हैं, अपन दे रहे हैं प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कहा था, ये अपन ने पढ़ लिया, मेंटल बैरियर हो गया। ठीक है, अब मेंटल बैरियर में मैंने एक एक जो भी मैंने लिखवाया एग्जांपल्स ऑफ मेंटल बैरियर, एक एक लाइन लिखवाई होगी, नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, इसके आगे 1 लाइन लिख दो बस, दैट्स इट, ऐसे करके लिखना है। फिर उसके बाद अब इन्होंने 9 पॉइंट्स दे रखे हुए अदर बैरियर्स में, जबकि तुमको 5 पॉइंट लिखना है, इसके अलावा मत लिखना। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, इतना अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, तुमको ना दिख रहा हो तो। ठीक है, अपने आप को छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली असिस्ट एनी सेवन 7। ठीक है, न्यू एज मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज। ठीक है, जून 24 में पूछा, सेम चीज इन्होंने एमटीपी में पूछ ली 2 बार। असिस द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू एज मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, सिंपल, सम न्यू एज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो अपने को 7 लिखना है न्यू एज मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज, पेज नंबर 19 पर अपनी बुक के अंदर है, जाओ खोलो, याद करा दिए मैंने तुमको। ठीक है, आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, एक एक लाइन इनके अंदर मैंने तुमको पढ़ा दिए, पूरा का पूरा ये याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम वगैरह वगैरह सब कराया हुआ है मैंने। अब इन्होंने 11 दिया है, सिर्फ 7 लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप
put emphasis on the emotional and mental aspects of the individual that drives the entrepreneurial activity. I don't know क्यों लिखा हुआ है, किसी काम की नहीं, हटाओ आगे बढ़ो. In the light of the above statement, एनालाइज करना रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी. रोटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी आपको पूछा गया है, पेज नंबर 6 पे अपनी बुक में दे रखा हुआ है. आ जाओ पेज नंबर 6 अपन निकालते अपनी बुक का. मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, ये 3 पॉइंट लिख देना, और ये भी लिखना है, अगर तुमको याद है तो ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो ये पूरा तीन तीन लाइन लिखो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा. रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी आपको लिखनी है. अब इन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया है. अब जो कॉपी चेकर होगा, अगर कोई भी स्टूडेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करता है, तो उसके पास 1 मिनट, हार्डली 2 मिनट होगा तुम्हारी कॉपी में ये आंसर को देखने के लिए. अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, वो तुमको 3 नंबर दे देगा, छोड़ देगा. क्यों? इतना वो नहीं पढ़ेगा, लोटर पूरा नहीं पढ़ेगा वो. उसको चाहिए चीजें पॉइंट में. जब तुम पॉइंट में चीजें दोगे तो स्टेप वाइज जो होता है, भाई इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, वो स्पेसिफिकली दे देगा. जो मैंने पढ़ाया वो छाप दो, बाकी वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है. ठीक है जी, जो पढ़ाया वो ही लिखना है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें ये भी और ये भी याद करो, ये भी याद करो, नहीं करना. तुमको जो पढ़ाया वो लिखो, दैट्स इट, बस. ठीक है, ओके. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस. दिसंबर 23 में आया हुआ है, पेज नंबर 20 पे दे रखा हुआ है. इसको अपने को लर्न करना है. शायद मैंने ये क्वेश्चन छुड़वा दिया था. हाँ, मैंने तुमको बोल दिया था इंपॉर्टेंट नहीं मत करो, बट हाँ इसको कर लो, पेपर में आया हुआ है, इसको अपन याद करेंगे. हार्डली 2 क्वेश्चन होंगे हर मॉड्यूल में जो अपने को लर्न करना है. ठीक है, तो हाथों हाथ याद भी कर लेते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, पेज नंबर 20 पे दिख जाएगा अपने को. पेज नंबर 20 अपन खोलते हैं. क्वेश्चन क्या था दोस्त? फील्ड एसेस, हाँ ठीक है. ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज गिवन आफ्टर सेल सर्विस, मैंने तुमको बोल दिया था छोड़ दो, बट हाँ इसको अभी याद कर लो भाई. कस्टमर केयर, ठीक है. फील्ड टेक्निकल असिस्टेंट और स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम याद कर लो. ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है. बस 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली मिलेंगे हर मॉड्यूल में जो अपने को लर्न करना है, बाकी सारी चीजें ओके हैं अपनी. भाई आफ्टर सेल सर्विस समझा दिया था सब कुछ. इसके अंदर की एक लाइन, कस्टमर केयर यूजुअली डिस्क्राइब एज एन एक्टिविटी विच प्रोवाइड टेक्निकल एंड कमर्शियल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज, टिपिकली वारंटी एक्सटेंशन एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट कस्टमर्स. ठीक है, तो तुम कितना लिखो दोस्त? कस्टमर केयर वाली सर्विसेज देना है तो तुम कस्टमर केयर इज एन एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड कमर्शियल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इतना लिख दो चलेगा. ठीक है, ये बीच का काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिखो चलेगा, हो गया काम. दूसरा है फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस. Field technical assistance is that assistance provides from seller to the buyer, where buyer can receive encompassing काटो installation services और वारंटी एज वेल एज आउट ऑफ वारंटी रिपेयर्स. सिंपल है. फील्ड असिस्टेंस मतलब मैंने तुमको कोई सामान बेचा, जैसे कि मैंने तुमको क्लासेस बेची. ठीक है, अब तुम्हारी क्लासेस नहीं चल रही है, तो भाई मेरी टीम का बंदा एनी डेस्क पे लेके तुमको क्लास एक्टिवेट कराएगा. और ऐसा कुछ है कि भाई आरओ प्यूरीफायर लगाया जाता है, तो इंस्टॉलेशन की सर्विस दी जाती है, कंपनी की तरफ से बंदा आएगा, आरओ लगा के जाएगा. खराब हो गया आरओ, तुम उसको कॉल करते हो, है ना भैया, वो आएगा फील्ड पे आएगा, चीजें तुमको ठीक करके देगा. तो अपन कितना लिखना है इसमें, बता देता हूँ कितना लिखना है अपने को इसमें. फील्ड टेक्निकल असिस्टेंस इज असिस्टेंस प्रोवाइडेड फ्रॉम सेलर टू बायर. ठीक है, वेयर बायर जो होता है रिसीव करेगा इंस्टॉलेशन की सर्विस, वारंटी एज वेल एज आउट ऑफ वारंटी रिपेयर्स, इतना लिख दो. एनकम्पासिंग काट दो, इंस्टॉलेशन के बाद सर्विस लिख दो, चल गया, हो गया हमारा आंसर तैयार. ठीक है. तीसरा है स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन. कोई कंपनी कार बनाती है तो कार से रिलेटेड सारे स्पेयर पार्ट्स बनाएगी. कोई कंपनी ने फोन बनाया, अगर किसी कंपनी ने फोन बनाया तो उसकी डिस्प्ले भी बनाएगा कि भाई डिस्प्ले टूटती भी है, तो सारी चीजें
देगा वो, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स में अपने को क्या लिखना है, स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन मेरा डिपार्टमेंट है, मतलब मैं स्पेयर पार्ट्स भी बनाऊंगा, तो वो लोग मैनेज भी करेंगे भैया, हमारी इन्वेंट्री खत्म भी ना हो, और कस्टमर को भी इन्वेंट्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर का जो भी ऑर्डर आया होगा उस हिसाब से इन्वेंट्री बना के भी देनी होगी और डिलीवरी करवाना पड़ेगा। तो ये पूरा लाइन लिख देना, हो गया काम, ठीक है। ये आंसर भी मेरा तैयार हो गया, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब इसके अंदर जो भी चीजें दे रखी हुई हैं, लाइक इन्होंने एमटीपी में पूछा है और पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकली असेस द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस से ही समझ जाना कि आफ्टर सेल सर्विस के बाद क्या एक्टिविटीज देना है। इसमें तो सिंपल डायरेक्टली लिखा हुआ है, आफ्टर सेल सर्विस के टाइप्स बता दो, ठीक है। एंड इवेल्यूट हाउ ईच contributes टू एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। कुछ भी नहीं लिखा, वही तीनों को एक्सप्लेन करना है। सर इसके अंदर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, नहीं लिखना, मैंने जो बोला एक एक लाइन वही लिखना है, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी अपना हो गया है। पेज नंबर 22 निकाल लो अगले क्वेश्चन के लिए। इवेल्यूट हाउ कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिसरप्शन एंड अवॉइड बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। दिसंबर 25 एमटीपी में आया हुआ है। पेज नंबर 22 पे डिसरप्शन खोलो, फटाफट खोलो पेज नंबर 22 पे डिसरप्शन। डिसरप्शन वाला पूरा चैप्टर है, व्हाट राइट अबाउट डिसरप्शन और स्ट्रेटजीज अबाउट डिसरप्शन। ये दो चीज मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। डिसरप्शन की एक लाइन लिख दो, और स्ट्रेटजीज का पूछा तो ये अपनी को 7 पॉइंट्स स्ट्रेटजीज के मैंने तुमको याद कराए हुए हैं, आई थिंक पूरे ही याद कराए हुए हैं ना, ठीक है। तो तो इसके अंदर अपने को यही लिखना है, एक लाइन दो लाइन लिखो डिसरप्शन की, उसके बाद इनका पूरी इन्होंने स्ट्रेटजीज छाप दी है, तो ये पूरी स्ट्रेटजीज लिख दी इन्होंने, ठीक है, जो मैंने तुमको याद कराया हुआ है। तो बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, फालतू की चीज दे रखी हुई है ना जी, ठीक है जी। समझ गए तुम लोग। हाउ इवेल्यूट करो हाउ कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू डिसरप्शन, मतलब वो स्ट्रेटजीज ऑफ डिसरप्शन पूछ रहा है, किस तरीके से कंपनी रिस्पॉन्ड करती है डिसरप्शन को, ठीक है। स्ट्रेटजीज समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट पेज नंबर 22 पे जाओ, लिख दो ये डायरेक्ट, हाउ कंपनीज कैन रिस्पॉन्ड टू डिसरप्शन, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को क्या लिखना है, स्ट्रेटजीज अपने को लिखना होगी, ये इन्होंने स्ट्रेटजीज लिखी हुई है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, नीचे का कुछ भी लाइन नहीं लिखना है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ये पूरा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, पूरा कॉपी पेस्ट कर लाते हैं। तुम चाहो एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन, वॉलमार्ट ने किस तरीके से मारा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को, नेटफ्लिक्स ने कैसे जो अपने सिनेमा घर्स होते हैं वो सबको मार दिया है ना, अमेजोन ने कैसे ऑनलाइन आया ना, अमेजोन ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन जो बिजनेस था उसको किस तरीके से मारा, किस तरीके से डिस्टर्ब किया। आप खुद के एग्जाम्पल भी एक दो बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर स्ट्रेटजीज, 7 स्ट्रेटजीज सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ना था, दैट्स इट, ठीक है। हो गया अपना एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 24 निकाल लो, जब तक मैं रीड करा दे रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। रिकमेंड करेंगे द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज इन इंडिया। पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है क्या भाई, कैसे इंडिया के अंदर हम कोई एंटिटी को रजिस्टर करेंगे। सिंपल लॉ का पार्ट दे रखा हुआ है, पेज नंबर 24 पूरा उठा के छाप देना, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। आ जाओ अपन पेज नंबर 24 निकालते हैं। ये रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं, अगर कोई भी एंटरप्राइज को इंडिया में सेटअप करना है तो कितना इजी पॉइंट था यार, 5 पॉइंट में मैंने तुमको समझाया था भैया। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी का क्या टाइप है वो समझ लो, कि सोल प्रोप्राइटर जाना है तुमको, एलएलपी जाना है, क्या जाना है, फिर बिजनेस के लाइसेंस लो, फिर अगर कंपनी है तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, फिर टैक्सेशन के लॉज रेगुलेशंस फॉलो करो, जीएसटी भी डाल देना, जीएसटी के लॉ रूल रेगुलेशन फॉलो करो, और अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उसके पूरे इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, प्रोविडेंट फंड लग रहा है तो वो सब आपको फॉलो करना होगा। इस तरीके से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अपने को फॉलो करना होता है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, बहुत सिंपल, जो पढ़ाया वो लिखना है, फालतू ये नहीं लिखना, फॉलोइंग रेगुलेटरी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सेम चीज को क्रिस्पी करके शॉर्ट करके मैंने दिया हुआ है, ये सब चीज वही चीज, ठीक है, उस टाइप से आपको लिखना है। बाकी अब देखो कंप्लायंस के अंदर ने इतने सारे एक्ट लिख दिए, तुम 2 एक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा, चिंता मत करना। तो इतना बड़ा कंटेंट नहीं लिखना है, अपनी बुक का लिखो, दैट्स इट। और क्वेश्चन भी सिंपल पूछा गया है इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेज नंबर 4 निकाल लेना जब तक, ठीक है। critically assess the kinds of risk that entrepreneurs
टेक एज दे बिगन स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस चालू करने के लिए कौन कौन सी रिस्क अपने को लेनी होती है, ठीक है, एक क्वेश्चन ही हो गया। एंड ऑल्सो इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 4 पे ही मिल जाएगा। रिस्क के बारे में पूछा गया कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो क्या क्या रिस्क होगी, और बिजनेस अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या प्लानिंग प्रोसेस होगी। तो पेज नंबर 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 4 पर आ जाओ। ये दे रखा हुआ है बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, जनरेट एन आइडिया, डू सम मार्केट रिसर्च, मेक अ प्लान, सब पढ़ाया हुआ है। 6 स्टेज में हमारा बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। उसके बाद एक और क्या था अपना क्वेश्चन, रिस्क कौन कौन सी होगी एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, रिस्क रिस्क रिस्क, फाउंडर की रिस्क, ये वाला क्वेश्चन, फाउंडर की रिस्क, प्रोडक्ट की रिस्क, मार्केट की रिस्क, कंपटीशन की रिस्क, सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क, कि भैया एंटरप्रेन्योर को क्या रिस्क होंगी, कौन कौन सी रिस्क होती है, ये भी पढ़ाया हुआ है। और बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, है ना। देखो, रिस्क दैट एंटरप्रेन्योर्स कैन टेक, ये रिस्क वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस हो गया, सिंपल है। और तुम्हें टफ लग रहा है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के वहां लिख दो, तुमको समझ आ जाएगा कि ये अपने को लिखना होगा, ठीक है। और रिकमेंड द 5 टाइप्स ऑफ रिस्क दैट एंटरप्रेन्योर्स टिपिकली एनकाउंटर एज दे एनमार्क ऑन स्टार्टिंग देयर बिजनेस। जब भी स्टार्ट करते हो बिजनेस, कौन कौन सी रिस्क होती है, 5 रिस्क होती है, वो इन्होंने समझा दी है, ठीक है। और प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये नहीं लिखना था अपने को, कुछ भी नहीं लिखना, स्टेप्स बतानी थी, अपन ने स्टेप्स बताई, उसके मार्क देंगे, बस हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवेल्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरल व्यू पॉइंट। अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए ना, इन्होंने 3 चीज पूछ ली, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के बारे में पूछ लिया, ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में पूछा, और मैनेजमेंट के बारे में पूछा, ठीक है। ये मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है ना छोटे छोटे, ये एमटीबी में पूछे गए हैं। ये पेपर में बहुत बहुत कम आए हैं, आपके पेपर में एक मिल सकता है, भाई छोटे छोटे टॉपिक्स पे पूछ लिया। मोस्टली वो लोग 7 मार्क में 7 पॉइंट हो या फिर 6 पॉइंट हो, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े पूछते हैं। लेकिन एमटीपी में इन्होंने पूछा हुआ है तो चलो ठीक है, हम भी पढ़ लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तुमने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है भैया, डेट होता है और इक्विटी होता है। डेट से पैसा उठा सकते हैं, इक्विटी से होता है, इक्विटी समझा दो और एक लाइन में डेट समझा दो। नहीं समझ आया तो आ जाओ, अपन पेज नंबर 16 पर देख लेते इस चीज को। ये देखो, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मैंने समझाया हुआ था। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी। यहाँ पे इन्होंने इक्विटी समझा दी, यहाँ पे इन्होंने फाइनेंस समझा दिया। अब ये तुम कॉमन सेंस से लिख दोगे यार, डेट मतलब क्या होता है, लोन लेना। इक्विटी मतलब क्या होता है भैया, सामने वाला अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और बदले में शेयर लेगा, प्रॉफिट लेगा, और ये परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। और डेट में अपने को पैसा वापस देना होता है, ये तो तुम खुद लिख सकते हो, दो मार्क में पूछा जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पूछा ही थी, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैंने तुमको बताया हुआ था। और फिर मैनेजमेंट पूछा, तो मैनेजमेंट कहाँ है, एक मिनट, पेज नंबर पे लिखा हुआ है, कहाँ है मैनेजमेंट अपना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट पेज नंबर 16, ये पेज नंबर 16, हाँ, मैनेजमेंट अपने को याद करना है। मैनेजमेंट अपने को याद करना है, अपन ने किया नहीं, अपनी बुक में भी नहीं है ना। अपनी बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो अपने को ये वाला क्वेश्चन याद करना है। हार्डली मैक्स टू मैक्स मैं बता दूं तुमको, 2 क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल 1 में जो याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना अपने को याद, जो अपन ने नहीं किए हुए छोड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे करके अपना पूरा पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मतलब एक ऊपर मैंने तुमको करा दिया और एक ये मैनेजमेंट वाला, सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने को याद करना है, बाकी पूरा अपनी बुक के अंदर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चरिंग अपन लिख देंगे 2 लाइन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मैंने पढ़ा दिया है, अपनी बुक से उठा के लिख देना, ठीक है, 2 लाइन उसकी। और ये मैनेजमेंट, भाई entrepreneurs must have a good understanding of production process, accounting, marketing and overall management that effective handling of enterprise. For management some of the important decisions that are taken by the entrepreneurs, मतलब वो सिंपल ही पूछ रहे हैं, आप मैनेजमेंट के बारे में बता दो कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको मैनेजमेंट की क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो आप कॉन्सेप्ट हमें समझा दो कि भाई मैनेजमेंट क्या चीज़ है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये जो अपन ने हाईलाइट किया हुआ है, फिर से कर दूंगा मैं हाईलाइट, कोई दिक्कत नहीं। आपको हाईलाइटेड पॉइंट लिखना है मैनेजमेंट का, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे होता है क्या होता है, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, और ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब प्रॉपर हर चीज का उसको नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से वह अपनी बिजनेस को संभाल सकता है। इतना लिख देना एक लाइन, ठीक है। और कुछ नीचे 3 या 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख देना कि फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने के लिए उसको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। रिगार्डिंग किसके लिए उसको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, पहला होगा भैया यूनिट की साइज कितनी एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना की, मतलब सिंपल मैं अगर कोई एरिया ले रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है, तो उसमें कितनी बड़ी प्लांट लगाऊं, कितनी बड़ी मशीन लगाऊं, कितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, वो चीज कितना बड़ा यूनिट होना चाहिए, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी, 1 लाख यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना है, क्या करना है उसको उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट एंड द टेक्निकल नो हाउ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट, मेरे को कौन सी मशीन लगेगी बिजनेस चालू करने के लिए, और टेक्निकल नो हाउ, उस मशीन को चलाना आना चाहिए टेक्निकली हर चीज। मशीन में आवाज आ रही है तो मुझे पता होना चाहिए किसकी आवाज हो सकती है, ऑयलिंग की कमी है उस कारण हो रहा है। प्रॉपर टेक्निकल अपने को ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने को एम्प्लॉइज को। अगर अपने को मशीन आती चलाना, आपको नहीं आती, आपके मैनेजर को आती है, तो तब ही जाके वो बंदा आगे एम्प्लॉइज को नॉलेज दे पाएगा, ठीक है। स्टाफ की रिक्वायरमेंट कितनी है वो अपने को पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितना लगेगा, मंथली मेरी जेब से कितना खर्चा जाने वाला होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लगाते ना वैसे ही कि मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा उतना अपने हाथ में रखो। नॉलेज ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, कोई सामान बेचा उसका आफ्टर सेल सर्विस कितना देना होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किससे अपने को परचेस करना है, किसको बेचना है, कैसे माल ठिकाने लगाना है, ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन तुमको याद करना है, ठीक है। तो ये ऊपर का तो ठीक है भाई, ऊपर तो आप मन से भी लिख सकते हो या फिर आपको डायरेक्टली लिखना होगा कि एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होना चाहिए किस चीज की, प्रोडक्शन प्रोसेस की, अकाउंटिंग की और ओवरऑल मैनेजमेंट की, जिससे अपना एंटरप्राइज चला सके, इतना लिख दो, ठीक है। फॉर मैनेजमेंट उसको कुछ डिसीजंस लेने होंगे, तो जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट लिख लो, ठीक है। और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितना वो लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, स्टाफ रिक्वायरमेंट, 5 पॉइंट लिख दो, बहुत है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जनरली पूछे नहीं जाते, हो सकता है एक आध बाई चांस गलती से आपसे पूछा जाए, वो भी एक आधी पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये इन्होंने सिर्फ एमटीपी में दे रखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम मिलते हैं अपने को कि भाई छोटे छोटे 3 क्वेश्चन का एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया, बहुत कम, एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और भी चीज इसके अंदर डाल दी कि प्लेस, अगर अपने को प्लेस डिसाइड करना है कि एंटरप्राइज कहाँ पे अपने को, अपना एंटरप्रेन्योर को कहाँ पे अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहिए, ये अपनी बुक में भी दे रखा हुआ है ये पूरा। प्लेस अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो ये पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट समझो, कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने बुक के अंदर दे रखा हुआ है, ये अपने को मैनेजमेंट के अंदर नहीं डालना। 2-3 मार्क में अगर ये मैनेजमेंट का पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योर को मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है, तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लो आप, पूरा रफ कर रहा हूँ, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो कि ये अपने को लर्न करना है, ठीक है। ये पहले आप स्क्रीनशॉट खींचो, मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है तो ये अपने को याद करना है, ठीक है। अब हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा रख सकते हैं अपन, इजी इजी पॉइंट 4-5 पॉइंट रख लो, बहुत है, बस ये पॉइंट हाईलाइटेड है, अब इसका स्क्रीनशॉट खींचना, ये लिख लो डायरेक्टली, ठीक है, ये हो गया बस। और ये अपनी अपने को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्होंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, एवेल्यूट 5 की एरियाज ऑफ द गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी लिखना है बस, आगे का पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जून 25 एमटीपी में मॉडल टेस्ट पेपर में आया हुआ है, पेज नंबर 13 पे गैप मॉडल मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये पहला मॉडल गैप मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड, अपनी बुक का उठा के लिखना है, पेज नंबर 13 रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है वो, एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, तो एडवर्सिटी क्वेश्चन की एक लाइन लिख देना और कोर डायमेंशन आपको एक्सप्लेन करना, CORE, बताया था ना मैंने, कहाँ गया ये, इन्होंने पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में दे रखा हुआ है। अपनी बुक की खासियत है, अपन ने सब कुछ तोड़ तोड़ के डाला हुआ है, CORE अपन ने डाला हुआ है, दिखा दे रहा हूँ तुमको,
नहीं पता तो चलो दिखा भी नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा। पेज नंबर 9 उठा के देख लो, CORE अलग से डाला हुआ है, हेड पॉइंट और उसके अंदर एक एक दो दो लाइन, और वो मैंने तुमको याद भी कराई हुई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा पैराग्राफ वाइज डाला हुआ है, यही खासियत है अपनी बुक की, शॉर्ट करके दिया हुआ है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे और इजी वे में। अब इन्होंने पूरा पैराग्राफ में डाला हुआ है, लिखा वही है जो अपनी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने पैराग्राफ वाइज डाल दिया पूरा, एक बार पढ़ के देखना। CORE से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी बुक में है वो इन्होंने पैराग्राफ वाइज डाला हुआ है, ठीक है। तो अपने को पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, मार्क्स मिलने में दिक्कत होता है, मार्क्स कटते हैं डायरेक्टली। आप जो पेज नंबर 9 पे मिलेगा वो उठा के डाल देना। एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में एक लाइन कि व्हाट इज एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है, एक लाइन दो लाइन, ठीक है। और कोर डायमेंशन जो मैंने पढ़ा है वो डाल दो, ठीक है। नहीं मान रहे हो तो दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है। ये एडवर्सिटी क्वेश्चन मैंने तुमको पढ़ाया हुआ था, एबिलिटी टू मैनेज द डिफिकल्टीज विद इन अपॉर्चुनिटीज, इट कैन प्रेडिक्ट पर्सन का बिहेवियर, हाउ अ पर्सन कैन बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, ब्ला ब्ला ब्ला, 3 अप्रोच होती है। और कोर डायमेंशन, ये कोर, ये अपने को लिखनी है, दैट्स इट, इतना लिखो हो गया काम, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सजेस्ट द स्ट्रेटजीज फॉर फेसिंग द डिसरप्शन, स्ट्रेटजीज बताओ। अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, MTP में आया हुआ, पेज नंबर 22 पे, स्ट्रेटजीज फॉर डिसरप्शन कहाँ दे रखी हुई है, ये वाली स्ट्रेटजीज फॉर डिसरप्शन मैंने तुमको पढ़ाई हुई है, वो लिखना है। अब सुनो, देखो इन्होंने डायरेक्टली क्या लिखा है, सजेस्ट दी स्ट्रेटजीज फॉर फेसिंग दी डिसरप्शन, तो इन्होंने डिसरप्शन भी समझा दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया। ये लोग क्या करते हैं, सजेस्टेड आंसर में पूरा कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं तुमको दिखाने के लिए, ये सजेस्टेड आंसर यही है तुमको दिखाने के लिए, ये सजेस्टेड आंसर का कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ, मैंने इसको चेंज नहीं किया हुआ है इस आंसर को, ये पूरा कॉपी पेस्ट है, सजेस्टेड आंसर में दे रखा हुआ है। जबकि ये अपने किसी काम का नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं है डिसरप्शन बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ, उसने नहीं पूछा, उसने डायरेक्टली स्ट्रेटजीज पूछी हुई है, ये 7 स्ट्रेटजीज पूछी, इसका वो 7 मार्क्स देने वाला है, अगर आप ये लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ ऊपर वाला लिखोगे इसका कोई मार्क नहीं, और आप ऊपर वाला भी लिखोगे और नीचे वाला भी लिखोगे, दैट मीन्स आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, इसका कोई मार्क नहीं है, आपका पेपर भी छूट सकता है। अपने को 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है ना, तो अब ये फालतू की बकवास चीज लिखोगे जिसका मार्क ही नहीं मिलने वाला, तो लिखने से कोई मैटर नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, है ना। और इनका कुछ नहीं है तो कॉपी पेस्ट पूरा करके देते हैं, लेकिन जो कॉपी चेकर होगा उसके पास ये नहीं जाएगा, उसके पास ये जाता है, ये भैया मार्क्स का देना है, किस स्टेप का मार्क देना है, तो एक एक मार्क पहली वाले का, एक मार्क दूसरे का, एक मार्क तीसरे का, ऐसे देगा, स्टेप मार्किंग ऐसे जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंड द स्टेप्स ऑफ द लेडर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैज टू एक्सेंट, ठीक है। ये इन्होंने MTP में डाला हुआ है जून 24 में, जो 34 लेडर्स थी ना, पेज नंबर कहाँ था, अपनी बुक में लेटर्स दे रखे हुए, मैंने तुमको छुड़वाया हुआ है, 34 लेटर्स हैं, 34 पॉइंट्स हैं जो अपने को नहीं पढ़ना ना ये पूछेंगे पेपर में, ये सिर्फ MTP में पूछा है, आज तक पेपर में नहीं पूछा ना आप पूछेंगे, क्योंकि 34 पॉइंट्स हैं, 34 पॉइंट कौन याद करेगा, और ना इतना बड़ा क्वेश्चन ये लोग बनाने वाले, मैंने खुद छुड़वाया हुआ है, इसको छोड़ देना मत करना, ये सिर्फ MTP में डाला हुआ है, ठीक है। ये करना भी नहीं है अपने को, चाहे पूछ पाएंगे 7 मार्क्स में। रिकमेंड करना था रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द एंटरप्राइज इन इंडिया, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इंडिया में अगर आप रेगुलेटरी कंप्लाइंस कोई भी एंटिटी को आप सेटअप करते हो तो रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या लगेगा, जून 24 में MTP में इन्होंने रिपीट किया हुआ, वही सब चीज ऊपर पढ़ा दिया अपन ने, देख लो एक बार, ठीक है। ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस पूछ रहा है, जनरेट एन आइडिया, डू सम मार्केट रिसर्च, पढ़ा दिया अपन ने, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की लाइन फालतू की दे रखी हुई है, रीड करने से अपना टाइम वेस्ट होगा, नीचे की लाइन देखो लास्ट वाली, 8 डिमांड स्टेटेड इन्वॉल्व, डिस्कस दी 8 डिमांड्स, अपन ने पढ़ी थी डिमांड्स, मार्केट की डिमांड्स, तो उन्होंने ये दे दिया अपने को कितनी डिमांड्स होती हैं, 8 टाइप की डिमांड्स होती हैं, ये दिसंबर 23 MTP में पूछा गया है, तो डायरेक्टली डिमांड्स लिखना है, नेगेटिव डिमांड, नॉन एग्जिस्टेंट, लेटेंट, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ था, एक एक लाइन उसके अंदर की लिखनी है, ठीक है, ये ऊपर की लाइन नहीं लिखनी, ओके हो गया। पेज नंबर 18 पे जाके आप मैच कर सकते हो अपनी बुक के अंदर। चलो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 1 के अपने कितने क्वेश्चंस मेरे को याद कराने थे, 2 क्वेश्चंस, वो मैंने आपको करा दिए।
इसके अलावा कुछ भी नहीं था मॉड्यूल 1 में, पूरी बुक के अंदर दे रखा हुआ है, बस तुमको क्वेश्चन का फ्लेवर दिखाना था कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन ने देख लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल 2। आ जाओ फटाफट, जल्दी निपटा देंगे इसको भी। इसके अंदर भी अपने को एक दो क्वेश्चन होंगे जो अपने को याद करना है, उसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना। फोकस करो फटाफट। पहला ही क्वेश्चन है, आपकी स्टडी मैट के अंदर भी नहीं दे रखा, जो कि अपने को पढ़ना है। पहला ही क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 25 में पूछा गया था, माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। अपन ने मॉड्यूल 2 में स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो कि इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। अगर तुमको ध्यान हो, अगर तुमने, सॉरी माइक लगाना भूल गया मैं, माइक निकल गया था। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट। अगर आपको आवाज नहीं आई हुई हो तो फिर से बता देता हूँ मैं। हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 में पहला ही क्वेश्चन है जो अपने को याद करना है। इस मॉड्यूल में भी दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो याद करने हैं अपने को, ठीक है। पहला ये जो क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर ही नहीं दे रखा हुआ है। क्या है दोस्त? स्टडी मैट के अंदर नहीं दे रखा हुआ है ना? बरोबर है ना? अपने स्टडी मैट के अंदर ये नहीं दे रखा हुआ, तो अपने को करना पड़ेगा। दिसंबर 25 में आया हुआ है। तुमने सुना होगा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, नीचे आएगा वो क्वेश्चन। तो इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बता दो जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन वाला, ये लोग डालना भूल गए स्टडी मैट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक वाला डाल दिया, माइक्रो का टॉपिक आना था तो ये पता नहीं स्किप कर गए, क्या कर दिया इन्होंने, और पेपर में इन्होंने पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ो, देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एसेस। यहाँ तक किसी काम का नहीं है, बकवास चीज दे रखी थी, काट दो, कुछ भी नहीं करना यहाँ तक। डायरेक्टली पूछेंगे हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। जो अपन ने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो कि इन्फ्लुएंस करती थी एंटरप्रेन्योरशिप को बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। अब माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पूछ ली इन्होंने, इसका आंसर पढ़ो सिंपल। माइक्रो मतलब एक बिजनेस के ऊपर पड़ने वाली, कि भाई मार्केट की डिमांड, मेरे बिजनेस की अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की तो अच्छा चलेगा, और कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर में कुछ चॉइस कर रहा है कि नहीं कर रहा। माइक्रो कंडीशंस वो होती है जो एक बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है, मैक्रो कंडीशंस वो होती है सारे बिजनेसेस पर इम्पैक्ट करती हैं। मैक्रो जैसे कि भाई कोरोना आया, पूरे बिजनेस पर इम्पैक्ट किया, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, तो इम्पैक्ट हुआ, सोशल मीडिया आने से चीजों पे इम्पैक्ट हुआ, है ना? ऐसे ही तो मैक्रो कंडीशन मतलब पूरे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है, माइक्रो मतलब सिर्फ मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट करने वाला है, एक बिजनेस पे, ठीक है, या फिर एक इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड और कंज्यूमर का प्रेफरेंस, ये बीच का लाइन कुछ भी नहीं लिखना अपने को। पहले सातों के सात पॉइंट अपन पढ़ लेते, फिर अंदर का जो हेड पॉइंट है वो पढ़ाऊंगा, फिर तुम इसका नोट डाउन कर लेना, है ना? ये आपकी बुक में भी नहीं दे रखा हुआ, ना स्टडीमेट में, ना अपनी बुक के अंदर है, तो याद करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। ठीक है जी, बरोबर है सर। मार्केट की डिमांड एंड कंज्यूमर का प्रेफरेंस, मार्केट में डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे प्रोडक्ट की, ठीक है, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है माइक्रो लेवल पर। दूसरा प्राइस मैकेनिज्म एंड प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस ज्यादा रखोगे तो ज्यादा प्रॉफिट आपको आएगा, प्राइस कम रखोगे तो कम प्रॉफिट आएगा आपको। हालांकि इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्राइस जितनी ज्यादा रखोगे तो कस्टमर्स कम आएंगे, लाइक डिमांड कम होगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट, कि भाई जो रॉ मटेरियल वगैरह है, लेबर वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इनपुट, भाई दीपावली के टाइम पे, होली के टाइम पे हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है एम्प्लॉइज को, जो सेमी क्या बोलते हैं, सेमी स्किल्ड हुआ या फिर अनस्किल्ड लेबर हुआ, इनको जब अपन हायर करते हैं, सीजन का टाइम होता है, फॉर एग्जांपल मैं माला बनाता हूँ, मैं मिठाइयाँ बनाता हूँ, तो उस टाइम पे कॉस्ट ज्यादा होती है, मिलते नहीं है इजीली अपने को एम्प्लॉइज। तीसरा भाई कंपटीशन कितना और मार्केट का स्ट्रक्चर कितना है, कंपटीशन कम है तो हम जीत जाएंगे, हम इजीली मार्केट में सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। फिर सप्लायर और बायर का बार्गेनिंग पावर, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, लाइक एक ही सप्लायर है तो वो किसी भी रेट में देगा, मुझे बाय करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, है ना? बायर का बार्गेनिंग पावर, तुमने सुना है ना कि भाई बहुत सारी दुकान है और एक बायर है, तो बायर का बार्गेनिंग पावर चलेगा, वहां पे बायर वहां पे बार्गेन करेगा, अच्छे खासे रूप में तुमसे बार्गेन करेगा वो, ठीक है। तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, सॉरी हाँ, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर या फिर बायर का बार्गेनिंग पावर, कि वो कितना तुम पर हावी
हो रहे हैं। एक सप्लायर है तो वो किसी भी रेट में देगा, तुमको लेना पड़ेगा, और बायर एक है और बहुत सारे सप्लायर हैं। तुमने देखा होगा मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो सप्लायर बहुत है। बायर कौन है? अपन जैसे बंदे जा रहे हैं, भैया आओ ना भैया, हमसे ले लो प्रसाद, हमसे ले लो, तो तुम वहां पे बार्गेन कर सकते हो, है ना जी। ठीक है, तो बायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है वहां पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल एक्सेस एसेस टू फर्म लेवल। भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी लग रही है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल 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 मतलब पैसा, कि मैंने अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी कॉस्ट लगेगी, या फिर खुद का पैसा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। ठीक है, वो सब चीजें, डेट लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट द इंडस्ट्री लेवल, टेक्नोलॉजी का क्या ट्रेंड चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी मेरी इंडस्ट्री पर हावी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे 7 पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर पर इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। एक एंटरप्रेन्योर पे करेंगे, इंडिविजुअल बंदे पे, क्योंकि ये माइक्रो फैक्टर्स है, छोटे छोटे फैक्टर्स है। ठीक है, इसको सर याद कैसे करना है? सबसे पहली चीज है, मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था कि भाई मेरे पास, पहले पढ़ लो फिर मैं तुमको लिखवाऊंगा, है ना, हर चीज के लिए मैं टाइम दूंगा तुमको। पहली चीज है, न्यू टेक्नोलॉजी मुझे मिली, मेरे को नई टेक्नोलॉजी मिली। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका कॉस्ट देखा कि कितना कॉस्ट अपने को लगेगा, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी फाइंड की। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन में पहली बार बना रहा हूँ, अपन ने दुनिया में कहीं ये फोन बना ही नहीं है, ये फोन दुनिया में कहीं नहीं बना, तो ये पहली बार ये अपना फोन बनने वाला है। तो ये मेरे को न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई, इस अपन ने पूरा विजन बना लिया कि भाई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, अपन ऐसे एंड्रॉइड करके एक फोन होता है वो अपन बनाएंगे। दुनिया में अभी फोन नहीं बनी, अपन ही पहले बंदे जो कि फोन बनाने वाले हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई कि एंड्रॉइड करके ऐसा कुछ फोन होता है, डिस्प्ले वगैरह लगाएंगे, ये करेंगे। तो न्यू टेक्नोलॉजी मुझे मिल गई। ठीक है, अब उसका कैपिटल कॉस्ट कितना, नई टेक्नोलॉजी मेरे को मिल गई, अब उसको डेवलप करने में मेरे को कितने की कॉस्ट लगेगी, कैपिटल कितनी लगेगी। कोई फोन वगैरह बना रहा है, कुछ भी चीज तुम बनाओगे, रिसर्च करने में टाइम लगेगा, है ना, तो कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल चाहिए रहेगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को सप्लायर और बायर ढूंढना पड़ेंगे कि मैंने एंड्रॉइड फोन बना दिए, सप्लायर और बायर है कि नहीं है। सप्लायर मतलब अपन जिसको सप्लाई करेंगे वो और आगे सप्लाई करेगा, ये जो सप्लाई चेन होती है ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो जो मेरे से सप्लायर जोड़ेंगे वो आगे होलसेलर को देंगे, होलसेलर रिटेलर को देंगे, रिटेलर कस्टमर को देगा। ठीक है, या फिर अपने पास डायरेक्ट बायर है कि नहीं है, वो सब चीजें देखना पड़ेगा। फिर अपन देखेंगे मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है, भाई मैं फोन बना रहा हूँ और कोई भी बना रहा है कि नहीं, और दूसरी कंट्री वाले इंडिया में इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे, तो कंपटीशन है कि नहीं है। फिर अपन देखेंगे हाँ भाई ये जो मेरे दिमाग में टेक्नोलॉजी आई है पहले से बन रही हुई जापान की टेक्नोलॉजी है, लोग इसका यूज कर रहे हैं, इंडिया में भी ये चीज आ रही है, तो ये मेरा कंपटीशन हो गया। हमने कंपटीशन चेक कर लिया, कंपटीशन अपने को दिखा, तो अपन थोड़ा कम कॉस्ट में बना के बेचेंगे। इंडियन प्रोडक्ट है इसलिए अपन कम कॉस्ट में देंगे, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन के कारण हमने हमारी कॉस्ट कम कर दी कि भाई हम कम से कम कॉस्ट में बनाएंगे और कम से कम कॉस्ट में बेचेंगे। जब अपन कम सेल प्राइस में बेचेंगे तो अपने को प्रॉफिट भी कम होगा। अपन प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपन प्राइस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने में बेचेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई है अपन पैसा कमा सकते हैं और मार्केट में डिमांड कितनी है, अच्छी खासी डिमांड है तो हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा। ऐसे करके मैंने निमोनिक बनाया हुआ है। सर क्या निमोनिक है? सबसे पहला है, मेरे को कोई न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई, पहले निमोनिक याद कर लो। निमोनिक मतलब अपना जो याद करने का जो मैटर होता है, ठीक है, निमोनिक। ठीक है, पहली चीज है मेरे को टेक्नोलॉजी मिल गई कोई नई, ठीक है, पहली चीज हो गई भाई। फिर उसको डेवलप करने में मेरे को कितना पैसा लगेगा, कहाँ गया, डेवलप करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा। ठीक है, फिर उसके बायर और सप्लायर मिलेंगे कि नहीं, बायर और सप्लायर मिलेंगे कि नहीं, बायर सप्लायर मिलेंगे कि नहीं, चलो ठीक है वो भी मिल गए। फिर उसका कंपटीशन है कि नहीं है, उसका कंपटीशन मार्केट में है कि नहीं, हाँ भाई कंपटीशन तो है, कंपटीशन है तो अपन उसको कॉस्ट से बीट कर सकते हैं, कॉस्ट कम से कम रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा, तो हम उसको कॉस्ट से बीट करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट कम रखेंगे तो फिर अपन एक बार प्रॉफिट वगैरह भी देख लो कितना प्रॉफिट होगा और किस प्राइस में हम बेचेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में मार्केट में डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे करके 7 पॉइंट हो गए। ये तो निमोनिक जो टाइम पास वाली कहानी थी वो हो गई। अब अपन एक्चुअल पे आते हैं। सबसे पहली चीज है नई टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट द इंडस्ट्री लेवल, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या एट द इंडस्ट्री लेवल, पहला अपना बनेगा टेक्नोलॉजी का ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट द इंडस्ट्रियल लेवल, टेक्नोलॉजी का ट्रेंड एट द इंडस्ट्रियल लेवल, पहला वाला हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, बस इतना ही लिख दो चलेगा।
एंड फाइनेंशियल एक्सेस टू द, इतना लिखो चलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। तीसरा सप्लायर एंड बायर, तो सप्लायर और बायर का पावर, कौन सी पावर है? बार्गेनिंग पावर। सप्लायर और बायर का बार्गेनिंग पावर, ठीक है। कंपटीशन, कंपटीशन एंड मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? मार्केट का स्ट्रक्चर बोले तो भाई हम किस टाइप के मार्केट में उतर रहे हैं, लाइक भाई मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे भाई मोनोपोली है, हमारी ही मोनोपोली है, या फिर भाई कंपटीशन बहुत है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर अपने को चेक करना पड़ेगा। तो कंपटीशन से अपने को एक और चीज याद रखना है, कंपटीशन एंड मार्केट का स्ट्रक्चर, कंपटीशन एंड मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट है, तो अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं ये चीजें, एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। कॉस्ट से क्या, अवेलेबिलिटी है कि नहीं चीजों की, और कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। उसके बाद है प्राइस मैकेनिज्म एंड प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस का मैकेनिज्म किस टाइप से हम प्राइस को डिसाइड करेंगे, एंड प्रॉफिट का कितना मार्जिन अपने को मिलेगा। लास्ट में है मार्केट की डिमांड एंड कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस। तो मैं हाथों हाथ तुमको फिर से याद करा रहा हूँ बार बार रिपीट करके। पहला था मेरा टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री लेवल, एट द इंडस्ट्री लेवल, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट इंडस्ट्री लेवल, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट इंडस्ट्री लेवल। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर है बायर और सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर। फिर कंपटीशन, कंपटीशन कितना है और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट की चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। फिर प्राइस मैकेनिज्म और प्रॉफिट का मार्जिन, प्राइस मैकेनिज्म एंड प्रॉफिट का मार्जिन। लास्ट में है अपना मार्केट की डिमांड एंड कंज्यूमर का प्रेफरेंस, ठीक है। ऐसे करके मेरे 7 पॉइंट हो गए। अब इसके अंदर भी अपने को एक एक पॉइंट लिखना होगा। मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसके अंदर क्या लिखना है, और जो एनालाइज करो, एंटरप्रेन्योर को भी काट दो, एनालाइज करना अपने को। कंज्यूमर की नीड एंड परचेसिंग बिहेवियर टू क्रिएट द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट द स्पेसिफिक मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड क्रिएट हो, ऐसा कुछ तुमने एंड्रॉइड बना दिया जो मार्केट में चल ही नहीं रहा, किसी काम का ही नहीं है, तो हमें मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होगा। तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कंज्यूमर की नीड क्या है, कि तुम्हारी जरूरत का सामान है या फिर नहीं है, और परचेसिंग बिहेवियर क्या है, तुम कब कब किस चीज को परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कपड़े खरीदने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, हर एक महीने में एक बार शर्ट खरीदने जाते हो, हर व्यक्ति हर एक महीने में एक बार शर्ट खरीदने जाता है, तो उसकी डिमांड अच्छी खासी आएगी। कोई व्यक्ति है एक बार शर्ट खरीदता है फिर 1 साल के बाद खरीदता है, तो उसकी डिमांड कम होगी, है ना। तो तुम्हारा परचेसिंग बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट को लेके। मोबाइल फोन होता है, इंसान 1 साल 2 साल 3 साल और 5 5 साल तक रगड़ता रहता है ना। तो मार्केट में डिमांड कम होगी तो परचेसिंग बिहेवियर भी चेक किया जाता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जब भी आईफोन आता है वो नया खरीदते हैं, पुराना फेंक देते हैं, बड़े लोग, है ना। तो परचेसिंग बिहेवियर चेक करना होगा टू क्रिएट दी प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट दी स्पेसिफिक डिमांड। भैया जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस बना रहा है, वो मार्केट की डिमांड में, डिमांड को क्रिएट कर सके, मार्केट में बिक सके, ठीक है। पहला पॉइंट हाईलाइटेड, हाईलाइटेड लिखना है अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अपने को क्वेश्चन में क्या लिखना है, हाउ द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ये इतना सा क्वेश्चन लिखना है, ये लिख लो। और स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ये लो। और ये बीच का कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, येलो कलर से जो भी हाईलाइटेड है वो लिखना है। स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, ठीक है। और लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। दूसरा है प्राइस मैकेनिज्म एंड प्रॉफिट मार्जिन, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि सच एस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखना है, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, बीच का काट देना, इन्फ्लुएंस करेगी द एंटरप्रेन्योर के डिसीजन मेकिंग। भैया हमको प्राइस कितनी रखनी, बहुत ज्यादा प्राइस रख दोगे किसी भी प्रोडक्ट का तो चलने में मुश्किल होता है। प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है तो तुम मोटिवेटेड नहीं होगे कि भाई इस प्रोडक्ट को बेचे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कॉस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, इन्फ्लुएंस करेगा एंटरप्रेन्योर की डिसीजन मेकिंग, सिंपल एक लाइन, ठीक है। और अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ इनपुट, entrepreneurial activity is largely influenced by the availability and price of the raw material, labor and utilities। तो कुछ नहीं लिखो, डायरेक्टली यहाँ से लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस, अवेलेबल यहाँ से प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर एंड यूटिलिटीज इन्फ्लुएंस करती है हमारे एंटरप्रेन्योर। एक मिनट, ये लिखते हैं अपन, प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर एंड यूटिलिटीज, इसके आगे लिखना है इन्फ्लुएंसेस entrepreneurs एक्टिविटीज,
ठीक है, इतना सा लिखो, दैट्स इट, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, बस। उसके बाद फोर्थ वाला, कंपटीशन एंड मार्केट का स्ट्रक्चर। कंपटीशन एंड मार्केट का स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। Microeconomic analysis enable entrepreneurs to understand the type of market they are entering, like perfect market, perfect competition market में उतर रहे हो, मोनोपोली में उतर रहे हो, या फिर ओलिगोपोली में उतर रहे हो, इतना सा लिख दो बस। ठीक है भाई, किस टाइप के कंपटीशन में तुम उतर रहे हो, किस टाइप के मार्केट के स्ट्रक्चर में तुम उतर रहे हो, इतना सा लिखना है तुमको यहाँ तक। ठीक है, फिर है बायर और सप्लायर का बार्गेनिंग पावर। ठीक है भाई, entrepreneurs must evaluate the strength of the supplier and customer within the value chain, ये लिख दो, या फिर इसको नहीं लिखना है, डायरेक्टली लिखो entrepreneurs should analyze या फिर evaluate the supplier and buyers bargaining power, इतना भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है भाई सर, ठीक है। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लोन, angel investment terms, and internal resource allocation directly have a direct impact on startup success and growth। ऐसा लिख सकते हो तुम, अगर आपको मॉडिफाई करना है, we should calculate the cost of acquiring loan or investment terms चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखो तो भी तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, ये लाइन लिख दो, इजी पड़ेगा। लास्ट में है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एट द इंडस्ट्री लेवल। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलाउ करता है, allows 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 to improve efficiency, reduce cost and create product innovation to gain a competitive edge। ये सिंपल लाइन लिख दो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट allows to improve the efficiency, reduce cost and create करेगा प्रोडक्ट इनोवेशन टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज। सिंपल, ये 7 पॉइंट्स हो चुके हैं तुम्हारे, जो तुमको याद करना है। एक बार चेक कर लो, वीडियो पॉज कर लेना जहां तुमको लगे कि लिखना है अपने को, तुमको प्रॉपर दिखा रहा हूँ है ना, तुमको जहां लगे कि मेरे को लिखना है वीडियो पॉज करो और लिखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके लिए अलग से मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ एक वीडियो के अंदर होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का, तो पूरा एक वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पे भी अभी भी डली हुई है, आप अभी देख लो या फिर आएगी आगे तो वो देख सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं नहीं कराने वाला हूँ। ये अपना नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिन करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। पेज नंबर 25 निकाल लो। एंटरप्रेन्योर के इकोसिस्टम के बारे में बताना है और 9 प्रिंसिपल्स बताना है अपने को इकोसिस्टम के, जो कि आइजनबर्ग ने बताए हुए हैं। पेज नंबर 25 पे दोनों चीजें दे रखी हुई हैं, एक बार जाके चेक करो। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर का इकोसिस्टम, पेज नंबर 25 अपन एक बार चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, ये रहा अपना मॉड्यूल नंबर 2 एंटरप्रेन्योर का इकोसिस्टम। अब तुम चाहो इसमें ये लाइन लिख देना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एलिमेंट विद इन द रीजन ऑफ रीजन विद इन अ रीजन दैट सपोर्ट एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इतना लिख देना चलेगा भाई एंटरप्रेन्योर का इकोसिस्टम। उसके बाद तुमसे आइजनबर्ग के 9 प्रिंसिपल्स पूछा गया हुआ है, मैंने तुमको प्रॉपर याद कराया हुआ है, तो ऊपर की एक लाइन प्लस ये आइजनबर्ग के 9 प्रिंसिपल्स आपको लिखना है। ठीक है जी, ठीक है सर, बिल्कुल बरोबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, पेज नंबर 25 पे ये पूरा बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन या 2 लाइन लिखना, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम जो मैंने पढ़ाया हुआ है बस, उसके बाद 9 प्रिंसिपल्स, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फिर पेज नंबर 40 निकाल लो फटाफट। क्या पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। वेरियस स्टेप्स मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसके बाद पोस्ट गुड्स इशू, डिलीवरी, बिलिंग। ठीक है, 6 स्टेप्स मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये स्टेप लिखना है, उसके अंदर एक एक लाइन जो मैंने लिखाया हुआ है, ये ऊपर की लाइन बिल्कुल नहीं लिखनी है, हो गया काम। ठीक है, दिसंबर 24 में आया हुआ है, दिसंबर 25 एमटीपी में आया हुआ है, जून 24 एमटीपी में आया हुआ है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और है जो अपने को याद करना है। डिस्कस दी जनरल स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी। उन्होंने सिंपल बोला, एक आपको कंपनीज एक्ट 2013 में आपको एक कंपनी रजिस्टर करना है, तो उसकी प्रोसेस बता दो। अगर तुम आर्टिकलशिप में तुमने कंपनी रजिस्टर की हुई है, हालांकि की होगी, मोस्टली स्टूडेंट ने किया होगा, ये कंपनी सब 2013 में अपन ने कंपनी रजिस्टर की हुई है, तो आपको प्रॉपर आता है, आपको अपने मन से लिख देना। नहीं आता है तो हाईलाइटेड पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो रीड करना है, इसको रीड करना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको इजीली आएगा, सिंपल है। सिंपल मतलब कोई पूछ रहा है भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आप अपने मन से बता सकते हो कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज पूछ लिया कि भाई कोई न्यू कंपनी में को इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे करूंगा, स्टेप्स बता दो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते, सबसे पहली चीज आपको नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो अपने को नेम, सबसे पहला कंपनी जब आप रजिस्टर करने जाते हो तो नेम चाहिए होता है, सबसे पहले नेम आपको रजिस्टर करना होता है। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, पहले वो हाईलाइटेड कर लो, इस बेसिस पे आंसर देना है, याद नहीं करना है इसको। मैं बताऊंगा पूरी कहानी किस तरीके से अपन रजिस्टर करते हैं कंपनी को, है ना, उस हिसाब से आप अपने मन से लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है रीड करना है इस क्वेश्चन को और अपने मन से लिखना होगा। तो सबसे पहली चीज है नेम। सबसे पहले आपको वी हैव टू सिलेक्ट अ सुटेबल नेम फॉर द कंपनी, ठीक है। अपने को नाम सेलेक्ट करना होता है और मैक्सिमम 6 नाम अपन दे सकते हैं जब अपन फॉर्म भरेंगे। एबीसी लिमिटेड, बीसी लिमिटेड, सीबीसी लिमिटेड, कुछ भी करके 6, मैक्स टू मैक्स 6 नाम आप दे सकते हो। 6 नाम में से आपका एक नाम अप्रूव होगा, ऐसा नहीं कि 6 के 6 अप्रूव होंगे, 6 में से आपको एक नाम अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है नेम अप्रूव कराना, ठीक है। अब उन्होंने नेम से रिलेटेड एक पॉइंट दे दिया कि नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका नाम दे दिया, या फिर ऐसा कुछ आपने प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को वॉयलेट कर रहा उस टाइप से आपने नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल तुमने नाम रख दिया एबीसी गवर्नमेंट कंपनी, नहीं रख सकते, लॉ को वो करता है कुछ भी, है ना, प्रोविजन, लॉ के प्रोविजन यही बोलते हैं, फालतू के ऐसे अड़चन नहीं होने चाहिए, गलत नाम भी नहीं होना चाहिए, और जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके नाम नहीं होना चाहिए, हालांकि वो मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला है नेम, यहाँ पे लिख दो नेम। अपने को सबसे पहले इंग्लिश आती है, हाँ बिल्कुल, तो वी हैव टू अप्लाई फॉर नेम, सो वी कैन प्रोवाइड अप टू 6, मैक्सिमम 6 नेम, ठीक है, ओके। और फ्रॉम 6 नेम 1 नेम विल बी प्रोवाइडेड टू अस फ्रॉम एमसीए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब अपने को एक नाम अपने को मिल जाएगा। अब दूसरी लाइन अगर तुम नेम से रिलेटेड डालना चाहो कि भैया नेम शुड नॉट बी द नेम ऑफ अदर रजिस्टर्ड कंपनी और शुड नॉट वॉलेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये मत लिखना है प्रोविजन फालतू की चीज, ठीक है, इतना लिखना है, ठीक है। फिर आफ्टर अप्रूविंग द नेम, देन ये वाली प्रोसेस, पहला प्रोसेस नेम, दूसरा प्रोसेस होगा अपने को आरओसी। आरओसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहीं पे पूरा काम होता है। आप अपनी एक लॉगिन आईडी बना लोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, ठीक है। वहां जाके आप नाम अप्रूव हो जाएगा, फॉर्म फॉर्म फिल होगा, नाम आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मेल आ जाएगा। उसके बाद आप वहीं पे, ये आरओसी वारोसी क्या होता है, मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता, अब कंफ्यूजन खत्म, पूरा वेबसाइट के थ्रू होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं, लाइक एमपी का एक रजिस्ट्रार होगा, एमपी में भी डिवाइडेड रहते हैं भाई, ग्वालियर डिवीजन अलग हो गया, भोपाल डिवीजन अलग है, तो वो होते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार बैठा होता है, ये सब इनके सिस्टम है, ये बैकएंड के सिस्टम है, अपना कोई सिस्टम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओ, आप अप्लाई करो, वो बैकएंड पे चेक करेंगे, अपने को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो दूसरी चीज है अप्लाई करना है अपने को कंसर्न्ड आरओसी, तो आरओसी लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके सब कुछ करना है। आरओसी वारोसी कैसे ऑफलाइन नहीं जाना है अपने को कि अपन भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो अप्लाई करना होगा टू द कंसर्न आरओसी द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम इन ई फॉर्म 1, फॉर्म नंबर 1, ई फॉर्म फाइल होता है, उसमें आपको नेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आप 6 नाम तक आप दे सकते हो वाइल लॉगिंग इन द पोर्टल, ठीक है भाई। फीस और 500 रुपए लगेगी, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेम से रिलेटेड 2 पॉइंट आप लिखो, कुछ भी नहीं लिखना, ये 2 पॉइंट अपने को लिखना है नेम से रिलेटेड। पहली चीज है वी विल नेम, तो वी विल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट नेम, वी कैन फाइल इन ई फॉर्म 1 फॉर अप्रूविंग द नेम ऑफ अवर कंपनी, मैक्सिमम वी कैन प्रोवाइड 6 नेम फॉर आवर कंपनी, ठीक है। और दूसरी लाइन में अपन क्या लिख देंगे, पहली लाइन जो बोला वो बैक करके सुन लो और लिख लो। दूसरी लाइन में अपन लिखेंगे द नेम शुड नॉट बी
the name relating to the company already registered, or the name shall not be violate the provisions of लॉ या फिर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दो लाइन सिंपल हो गई, ठीक है बस। और अपन किस में अप्लाई करेंगे, फॉर्म 3 में करेंगे, दैट्स इट, इतना ही लिखो। इसके बाद आफ्टर द नेम अप्रूवल, ठीक है, the applicant can apply for registration of a new company by filing the required forms, फॉर्म 1, फॉर्म 18, फॉर्म 32। फॉर्म याद करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। विद इन 60 डेज ऑफ नेम अप्रूवल, नेम अप्रूवल हो गया, उसके 60 डेज के अंदर अंदर अपने को कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करना होगा। लाइक फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, सेकंड डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ब्ला 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 चीजें डालनी होगी। तो तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे अपन, आफ्टर द नेम अप्रूवल द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, बस इतना काट देना, विद इन 60 डेज ऑफ नेम अप्रूवल, 60 दिन के अंदर अंदर। फिर चौथा पॉइंट, आपको ड्राफ्ट करना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। बस इतना लिखो। सबसे पहली चीज आप ड्राफ्ट कर लो, मतलब बना लो, ड्राफ्ट कर लो, मतलब लिख लो एक्सेल फाइल में, ओ वर्ड फाइल में बना लो। फिर स्टैंपिंग करा लो, उस पे स्टैंपिंग करानी होगी। अरेंजिंग फॉर स्टैंपिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल विद द अप्रोप्रिएट स्टैंप ड्यूटी। जो स्टैंप पेपर होता है, मिनिमम 2000 का स्टैम्प पेपर होता है, उस पर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको प्रिंट कराना होता है, नोटरी कराना होता है। तो पांचवा पॉइंट ये लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था भाई, आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम वी विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर हम करेंगे। फिर ड्राफ्ट बनाएंगे हम हमारे मेमोरेंडम का और आर्टिकल का, फिर उसको स्टैंपिंग करा लेंगे, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट था कि भाई ड्राफ्ट बना लिया, फिर उसको स्टैंप करा लो, नोटरी वगैरह लग जाएगी, फिर ये बाद में अपलोड होगा, ठीक है। और ये जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसी लाइन में लिख देना कि भैया ये साइन होना चाहिए एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, जो अपने जो 2 सब्सक्राइबर हैं, जो अपने जो डायरेक्टर होंगे उनके, वो साइन करेंगे पूरे स्टैम्प पेपर पे। इसको चलो हटा दो, मत लिखो यार, इतना इतना भी मत डेप्थ में जाओ, ठीक है, इस लाइन को हटाओ। उसके बाद क्या है, ये भी हटा दो, ये लाइन भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। फिर लॉगिंग इनटू पोर्टल एंड फिलिंग दी फॉलोइंग फॉर्म्स एंड अटैच दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन ई फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ compliance, notice of situation of registered office of a company, particulars of director, manager and और secretary, ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या किया भाई, तुमने अप्लाई किया है कंपनी के लिए, जी अपन ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये 3 फॉर्म और जाएंगे। आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद 3 फॉर्म और जाएंगे भैया, फॉर्म 1 जाएगा, फॉर्म 18 जाएगा, फॉर्म 32 जाएगा। तो फॉर्म वॉर्म तो तुम रहने दो। तो उसके बाद 6th वाली लाइन होगी कि भाई लॉग इन टू पोर्टल, एमसीए पोर्टल पे लॉग इन करो, फिल दी फॉलोइंग फॉर्म्स। चलो फॉर्म भी याद कर लो, फॉर्म 1, 18, 32, ठीक है भैया। फॉर्म फॉर्म 1, फॉर्म 18 एंड फॉर्म 32 अगर याद हो तो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ये याद कर लो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, डायरेक्टली लिखना वी विल लॉग इन टू द पोर्टल एंड फिल द फॉलोइंग फॉर्म, फॉर्म 1, फॉर्म 18, फॉर्म 32, दैट्स इट, ठीक है, इतना लिख देना चलेगा। और याद करना चाहो तो भैया लिख दो, तो भैया नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के डिटेल देंगे, ठीक है, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी की डिटेल देंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी हम लॉ रेगुलेशन हमने कंप्लाई किया हुआ है वो डिक्लेरेशन वगैरह देंगे, ठीक है, अपने डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। फिर 7th है सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। सबमिट करना होगा अपने को फॉलोइंग चीजें, सबमिट करना होगा फॉलोइंग ई फॉर्म्स अटैचिंग द डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं एंड पे द रिक्विजिट filing and registration fees and send a physical copy of memorandum and article of association to the registrar of the company। जो सारे फॉर्म्स हैं इसको काटो यार, ये फालतू की लाइन दे रखी हुई है, ठीक है। अपन ने ऑनलाइन फिल कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट फिल कर दिए, फिर नीचे ये लाइन लिख देना, ये वाली लाइन सेंड करेंगे फिजिकल कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, आरओसी को भेज देंगे, दैट्स इट, ज्यादा मत फोड़ी, दिमाग फोड़ी नहीं करना। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म इज कंप्लीट एंड corporate identity is generated, no blah, 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 blah. अरे नहीं रे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर complying all the कंडीशंस, ठीक है, दैट मीन्स पूरा फॉर्म वगैरह फिल हो जाता है, सबमिट हो जाता है, फिर वहां से आरओसी से अपने को कंपनी रजिस्ट्रेशन आ जाता है, क्या आता है, कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, बस हो गया कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सीआईएन आ जाता है अपने पास, कंपनी का यूनिक जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ जाता है। तो ऐसे करके 7 स्टेप्स होती है। अब अपने को अपने मन से पढ़ना है, इनका तो मैंने तुमको बता दिया, ज्ञानबाजी मैंने इनकी दे दी। अब अपने मन से अपने को क्या लिखना है, पहली चीज है नेम, वी विल अप्लाई फॉर द नेम ऑफ आवर कंपनी, ठीक है।
वी विल मैक्सिमम गिव 6 नेम, ठीक है, हम 6 नाम तक दे सकते हैं। पहली पहली ये चीज लिखना, ठीक है। आफ्टर अप्रूविंग द नेम फ्रॉम द आरओसी, आरओसी आरओसी लिख देना। आफ्टर अप्रूविंग द नेम ऑफ द आरओसी वी विल देन रजिस्टर आवर कंपनी, we will apply for register, we will apply for registration of our company within 60 days of, within 60 days of अप्रूवल ऑफ नेम, नेम अप्रूव होगा उसके 60 डेज के अंदर अंदर अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर पेइंग सर्टेन रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी फीस वी विल फाइल ऑल दी रिक्वायर्ड फॉर्म्स, जैसे कि फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 18 और फॉर्म नंबर 32, ठीक है, ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और इससे ऊपर की एक लाइन और ये डालना कि वी विल ड्राफ्ट दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आफ्टर स्टैंपिंग दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड वी विल टेक अ साइन ऑफ सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर के साइन होने चाहिए, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद हमारी अगली क्या लाइन थी, वी विल कंप्लाई ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड वी विल फाइल ऑल द रिक्विजिट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 18 एंड फॉर्म नंबर 32, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग और कंप्लाइंग ऑल द लीगल रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, then all the conditions are fulfilled, then ROC will issue a certificate of incorporation, ठीक है, that means our company is रजिस्टर्ड। ये लिखो अपने मन से, ऊपर नीचे करके हो गया काम, ठीक है, बहुत इजी था, दैट्स इट। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रैक्टिकल है, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो दूंगा, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकली असेस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ाया था, ये मैक्रो वाला क्वेश्चन है। दिसंबर 25 एमटीपी में आया, दिसंबर 24 एमटीपी में आया, जून 25 एमटीपी में आया, दिसंबर 23 एमटीपी में आया, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मैंने तुमको पढ़ाई हुई है भैया, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, कॉपिंग विद द रैपिड चेंज, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 7 पॉइंट्स अपनी बुक के अंदर से लिखना है, पेज नंबर 27 पर दे रखा हुआ है। अब इसके आगे पेज नंबर अपनी बुक का पेज नंबर 63 और बुक का पेज नंबर 64 पे दे रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को लर्न करना है, मैंने छुड़वाया हुआ था ये क्वेश्चन। की ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये लास्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल नंबर 2 का, जिसको अपने को याद करना है, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये बताना है अपने को, एक क्वेश्चन ये है। और इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है इंडियन स्टार्टअप्स को, ये मैंने तुमको 2 जगह पढ़ाया हुआ है। इनकम टैक्स में जो सेक्शन 80 आईएसी करके है, सेक्शन 80 आईएसी करके है, वो तुमको लिखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे, एमटीपी में ही पूछते हैं मिक्स्ड वाले क्वेश्चन, बहुत रेयर केस में अपने मेन एग्जाम में पूछते हैं। तो इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि ऑब्जेक्टिव बता दो, ये अपने जो इंडियन जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके मिशंस जो आते हैं उसके आपकी ऑब्जेक्टिव बता दो, और इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन। तो पेज नंबर 63 64 निकालो, अपने को इनका कुछ नहीं पढ़ना है, अपनी बुक का रुको रुको रुको, मैंने यही हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ठीक है, अपन इनकी बुक से ही यहीं पे पढ़ लेंगे। फिर भी पेज नंबर 63 और 64 निकालो, एक बार आपको चेक भी करा देता हूँ चीजें। अगर आपको अपनी बुक से पढ़ना है, अपनी बुक से भी अपन पढ़ सकते हैं। बुक में अपन हाईलाइट करना तो हाईलाइट कर लेंगे बुक में ना। सिक्सटी थ्री, जल्दी आ जा भाई। आ चुके अपन 63 पर। ये रहा हमारा पेज नंबर 63, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ जी सर दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब उसमें ये वाला क्वेश्चन था, मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम, मैंने लिखा था रीड ओनली, रीड ओनली की जगह लिख दो भाई पढ़ लो, पढ़ना है अपन को, ठीक है। ये आया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, आपको बता दूं स्कीम्स अपन ने कहाँ लिखी हुई थी स्कीम, यहाँ पे नहीं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है कि भाई इंडिया को डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ये रही क्रेडिट फैसिलिटीज देना है, स्किल सिखाना है लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स दी जाती है। गवर्नमेंट की बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं, गोल्स चल रहा है, स्कीम्स चल रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चल रहा है, वुमेन से रिलेटेड चल रहा है, स्टार्टअप से रिलेटेड चल रहा है, एमएसएमई से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा की ऑब्जेक्टिव्स, या फिर बोल दूं क्या ऑब्जेक्टिव है इन सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के, तो अपने को 7 ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो अपन अपनी जो इनका सजेस्टेड आंसर है
इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो अपन यहीं से याद कर लेते हैं। आपको बुक में भी चीजें मिल जाएंगी, अपनी बुक में भी चीजें मिल जाएंगी, मेरी बुक है ना उसमें भी ये सेम पॉइंट दे रखे हैं, उसमें हाईलाइट कर लो। तुम क्या कर लो दोस्त, हाईलाइट कर लो तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, कौन कौन से मिशन होते हैं? सबसे पहली चीज है भाई, गवर्नमेंट क्या चाहती है, फ्रेमवर्क बनाना चाहती है, किस चीज पे, स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या अलाइन करना चाहती है हमारी इंडस्ट्रीज को, किसके साथ अलाइन करना चाहती है, ट्रेनीज के साथ। जैसे तुम्हारा कोर्स फ्रेम हुआ सीएमए, उस सीएमए उसमें बोला कि भाई तुमको आर्टिकलशिप करनी होगी। जैसे मैं सीए हूँ तो मेरे को बोला गया भाई तुमको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होगी सीए के अंडर में। तो इंस्टीट्यूट ने क्या ये फ्रेमिंग डाली गई कि बच्चों को ज्ञान मिलेगा। अब आर्टिकलशिप तो हम करने तैयार है, लेकिन कौन देगा हमें आर्टिकलशिप? हम तो नए नवेले नए नवेले बच्चे सीए लोग हो गए। ठीक है, सीए जो है, ठीक है, अब वो तो एम्प्लॉयज रख सकते हैं, है ना, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। क्या करें, इंस्टीट्यूट ने सोचा क्या करें, चलो इनको सस्ते में करा दो भाई। 2-2 हज़ार में आर्टिकलशिप का रूल बना दिया, 1,500 2,000 2,500 रुपए देंगे आपको मंथली, आपको जाके काम करना है। तो सीए ने भी सोचा चलो 2,000 का बंदा मिल रहा है अपने को, क्या क्या बुराई है। तो लोग आर्टिकलशिप पे रख लेते थे, दिन भर काम कराते थे, महीने का 2,000 रुपए देना है, तो इंसान सिखा भी देता है। तो ऐसा फ्रेमवर्क डाला गया। सेम चीज सीएमए के अंदर है भाई। तुम लोगों को पैसा कम मिलता है, जब भी सामने वाला तुम उनको बेनिफिट क्या है, एक तो लेबर मिल रही है अपने को और सस्ते में मिल रही है, दो चीजें हैं, है ना, तो सिखा देते हैं और काम कराते हैं धड़ल्ले से। तो ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया। वही चीज अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी जैसे अनस्किल्ड लोग हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर क्लास बंदा है, लोअर क्लास बंदा है, उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम चलाती है, उनको पकड़ के इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है कि भाई तू सीख, कलाकृतियां सीख, काम सीख, है ना, सस्ते में सीख। गवर्नमेंट उसको मंथली पेमेंट देगा और जो इंडस्ट्रीज होती है उनको लेबर का पेमेंट भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अलाइन करने की कोशिश की है, ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, स्टैब्लिश करेंगे, तीसरा पॉइंट, नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स फॉर स्किल ट्रेनिंग इन दी कंट्री। भैया स्किल पर ट्रेनिंग देना है तो स्टैंडर्ड ये लोग नेशनली और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं। स्किल इंडिया करके है, प्रधानमंत्री स्किल इंडिया ऐसे करके स्कीम चल रही है। जो तुमने टी शर्ट देखा होगा स्किल डेवलपमेंट इंडिया की पहने होते हैं वो लोग, क्या होता है बहुत सारी जगह इन्होंने डिपार्टमेंट्स बना रखे हुए हैं कि वहां पे स्किल सिखाएंगे, सिखाएंगे सिलाई मशीन, सिलाई करना सिखाते, कढ़ाई करना सिखाते, ठीक है, और कुछ भी बार्बर्स होते हैं उनको उनको भी कटिंग करना सिखाते। ये है नॉर्मल है, ठीक है। तो बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं इंडिया के लोगों को जिससे गरीबी मिटे। जो लोग हैं उनके हाथ में, जो बंदे हैं उनको स्किल्स आए, वो स्किल से अपना पैसा कमाए, गरीबी मिटे, इसलिए स्किल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि भैया इनको अच्छे लेवल की स्किल सिखानी है। ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट इन क्रिटिकल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, कैपेसिटी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कि लोगों को स्किल आएगी तो पैसा कमाएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जैसे कि भाई कंस्ट्रक्शन के सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ठेकेदार होता है, उसके पास लेबर होती है, वो घर बनाते हैं, तो इनको स्किल दे दो। ये जो लेबर है उसको स्किल दे दो तो वो अच्छे तरीके से घर बनाएगा, खूब पैसा कमाएगा, अगर उसके अंदर अच्छी स्किल है तो, है ना। अब आपने देखा होगा भाई बहुत सारे जो लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो घर बनाते हैं, छत में बीच में पानी रुका रह जाता है, ये बहुत सी जगह प्रॉब्लम है। छत बनाई, छत में क्या होता है भाई, बारिश का पानी आता है तो थोड़ी सी तिरछी ऐसी टेढ़ी आड़ी जैसी भी बनाते हैं कि भाई एक साइड से पानी निकल जाए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बना देते हैं तो भाई बीच में पानी भरा रहा है। तो वो चीज होती है, बहुत सारी चीजें करते, पिलर उन्होंने टेढ़ा बना दिया, तो वो स्किल नहीं है, अनस्किल्ड चीज है। वो स्किल बने, स्किलफुल बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, पैसा भी कमाएंगे। तो स्किल पर इन्होंने फोकस करते, ठीक है। एंश्योर एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म स्किलिंग। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल है, लॉन्ग टर्म चलेगी, खूब पैसा कमाओगे। स्किल पर फोकस किया है। लास्ट है, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स इन दी स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। ये हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स लेके आते, बड़े बड़े लोग जो स्किल सिखाए, अच्छे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो स्किल्स सिखाएं इन लोगों को। अच्छा टीचर होगा तभी अच्छे बच्चे निकलेंगे, है ना। फिर है भाई, सपोर्ट करते वीकर और डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनको ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, स्किल वगैरह जो प्रोग्राम लेके आते हैं तो उनको बता दिया कि क्यों लेके आए। जो अपना जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो पुअर पीपल है उनको स्किल सिखा दो, वो पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये 7 पॉइंट अपने को याद रखना है, तो कीवर्ड से याद रखेंगे दोस्त। जो हाईलाइट किया है फटाफट एक बार फोटो खींचो या फिर लिख लो।
मैं अपने आप को साइड करता हूँ, फटाफट जल्दी फोटो खींचो इसको, जल्दी फोटो खींचो फोटो। इसका भी खींचो, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया अपना, ठीक है। अब आ जाओ, अब अपने को इसको याद करना है, गवर्नमेंट के कौन कौन से बहुत सारी स्कीम्स है, उसके क्या क्या मिशन होते हैं। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क, अपन गवर्नमेंट है भाई, अपन गवर्नमेंट है। अभी तुमको निमोनिक दे रहा हूँ याद करने के लिए, मैं अपुनिच्ची भगवान है, अपुनिच्ची भगवान है, अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे कुछ करना है स्किल से रिलेटेड, लोगों के लिए कुछ करना है, तो पहली चीज है भाई मैं बनाऊंगा फ्रेमवर्क। मेरा मिशन है लोगों के लिए कुछ करना है, तो पहले फ्रेमवर्क बनाऊंगा, कैसे कर सकते हैं। इंडिया के अंदर पंचवर्षीय योजना या फिर अपन 5 ईयर प्लान बोलते जिसको, वो जब आता है, 5 साल का प्लान बनता है जब भी हमारी जो गवर्नमेंट चुनी जाती है ना। 5 साल में चुनाव होते हैं अपने, बीजेपी की गवर्नमेंट है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, अपनी जो नेशनली पूरे इंडिया में कौन की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है ना। तो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, 5 साल का एनुअल ईयरली जो प्लान बने जाते हैं, 5 साल में हम कितना डेवलप करेंगे, कितना पैसा आएगा, क्या करेंगे वो चीज। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमने पहले फ्रेमवर्क बनानी होगी, ठीक है। 5 साल की पूरी फ्रेमवर्क बना लो, फिर उसको अलाइन करेंगे। फ्रेमवर्क बना ली, ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये करना है, फिर उनको अलाइन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कि भैया अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे। अच्छी हमने फ्रेमवर्क बना ली, इस तरीके से करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर हम अलाइन करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड रख के अपने को काम करना। स्टैंडर्ड किस में रखना है, स्किल डेवलपमेंट में रखना है अपन को। स्किल डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड रखना होगा कि अब जब हम स्किल सिखाएंगे तो उसमें स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड किस में रखना है, स्किल डेवलपमेंट में रखना है, और क्या रखना है, हाई क्वालिटी का, रुको रुको रुको, स्टैंडर्ड रखना है स्किल डेवलपमेंट में, और हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर्स लाना है, टीचर्स हाई क्वालिटी के लेके आना है, जिससे वो सपोर्ट कर सकते हैं वीकर सेक्शन को, या फिर जिससे सपोर्ट करेंगे स्किल को ग्रो करने में, ठीक है। ये अपना निमोनिक बनने वाला पहला क्या निमोनिक है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम कुछ ना कुछ बड़ा प्लान लेके आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको फ्रेमवर्क बनाना होगा। अच्छे लेवल पर फ्रेमवर्क बना दिया, फ्रेमवर्क को अलाइन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स के साथ, फ्रेमवर्क को अलाइन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स के साथ कि भाई अच्छे स्टैंडर्ड के फ्रेमवर्क बने, ठीक है। स्टैंडर्ड के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज किस चीज का स्टैंडर्ड, स्किल डेवलपमेंट के लिए, किस चीज के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है, किस चीज को अपन स्टैंडर्ड बना रहा है, क्यों करना है, अपने को स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए करना है। फिर से बताता हूँ, फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसको अलाइन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स से, तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन अपन किस चीज का बना रहे हैं, अपन बना रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसको अलाइन करेंगे अपन स्टैंडर्ड से, ऐसे पढ़ लो आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट करना चाहता हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ, तो उसके लिए मैं फ्रेमवर्क बनाऊंगा जिसको अलाइन करूंगा मैं स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। अब उसके बाद हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर्स लाऊंगा, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर्स लाऊंगा जो कि सपोर्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर्स लाऊंगा जो कि सपोर्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। ऐसे मेरा नेमोनिक बन गया, ठीक है। नेमोनिक हो गया, अब इससे हम वर्डिंग पूरा पकड़ लेंगे। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्रिएट करना है अपने को, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ऐसा करो, और इजी बनाता हूं मैं। क्रिएट करना है अपने को फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट विच प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी फॉर दी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर के लिए काम आ जाएगा। एक बंदे को कुछ भी अच्छी कला सिखा दी, वो जीवन भर करता रहेगा, वो जीवन भर पैसा कमाएगा, ठीक है, इजी हो गया। दूसरा अलाइन करना होगा अपने को एम्प्लॉयर को या फिर इंडस्ट्री की डिमांड को एंड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी विद द ट्रेनीज। अलाइन करना होगा अपने को एम्प्लॉयर को या फिर इंडस्ट्री की जो डिमांड आ रही है उसको किसके साथ, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी विद द ट्रेनीज, इनके साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। तीसरा है एस्टैब्लिश करना पड़ेगा नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, किस चीज के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए। हिंदी कंट्री वंट्री भी हटाओ, ठीक है, और स्किल ट्रेनिंग इतना लिखो चलेगा। फिर बिल्ड कैपेसिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट इन क्रिटिकल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। स्किल डेवलपमेंट है ना, अपने को कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। बिल्ड करो कैपेसिटी, कैपेसिटी बिल्ड करो अपने को स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। उसके बाद है एंश्योर करना है एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म स्किलिंग। हाई क्वालिटी अपने को ऑप्शन देना पड़ेगा फॉर स्केल के लिए कि भाई क्वालिटी अच्छी चाहिए। इंस्ट्रक्टर, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ क्वालिटी इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर्स इन द स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। भैया हाई क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा अपने को
स्किल डेवलपमेंट के लिए। लास्ट वन है सपोर्ट करो वीकर और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हो गए अपने 7 पॉइंट्स। ठीक है, इजी है, 7 पॉइंट के निमोनिक भी हो गए, आंसर भी अपना डन हो गया। अब इसके बाद अपने को कोई क्वेश्चन याद नहीं करना मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, एक बार देख लो, फोटो खींच लो। ठीक है, इसको भी देख लो, निहार लो, हो गया। अब इनकम टैक्स का सेक्शन, इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मैंने तुमको 80 आईएसी पेज नंबर 64 खोल लेना, वहां पे जो 3 पॉइंट लिखे हैं वो लिख देना, 3 या 4 पॉइंट लिखे वो यहाँ पे लिखे, ये कुछ भी नहीं लिखना, इनकम टैक्स का एग्जम्पशन लिख देना 4 पॉइंट। ठीक है बस। अब है पेज नंबर 39 पर suggest ways to streamlining the invoice verification process and reduce the occurrence of blocked invoice। पेज नंबर 39 पे इनवॉइस वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस लिखनी है। क्या लिखनी है दोस्त अपने को, ये 3 पोस्टिंग ऑफ इनवॉइस, ठीक है, ब्लॉक्ड इनवॉइस और ईआरएस इवैल्यूएटेड रिसिप्ट सिस्टम। इसके अंदर एक एक पॉइंट, दो पॉइंट जो बुक में लिखा है वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना अपने को, जो बकवास इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, डन है। पेज नंबर 48 पे दे रखा हुआ है भैया मोटिव ऑफ होल्डिंग द कैश, ये लिखना है, रिव्यू द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करना है अपने को, पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ भैया। क्या मोटिव होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है। ठीक है, इसके अंदर एक एक दो लाइन जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो कंपनसेटिंग मोटिव होता है। ठीक है, 4 मोटिव है, अपने को 4 लिखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। इसके अंदर की एक एक दो लाइन बुक में जो दिया हुआ है वो लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, डन है। अगला है पेज नंबर 43, निकाल लो अपनी बुक का। Evaluate the impact of excess and inadequate working capital on the firm's profitability and ये देखो एमटीपी पे लिखा हुआ, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ये हेडिंग देखो, बहुत ज्यादा अमाउंट के अगर अपने पास वर्किंग कैपिटल है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, और बहुत कम अपने पास वर्किंग कैपिटल है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अपनी बुक का आंसर लिखना, इनका कुछ भी नहीं लिखना, उठा के सेव देना। एमटीपी में ये साला यही करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर लेते हैं, पेपर में इतना नहीं पूछते। मेरे हिसाब से पेपर में वो सिर्फ ये पूछेंगे 7 मार्क्स में कि भैया डेंजर ऑफ बताओ, डेंजर बताओ कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो उसका क्या डेंजर है, क्या दिक्कत है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर ये पूछ लेंगे, इस टाइप से पूछते हैं वो। ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 35 बताओ, अपनी बुक का पेज नंबर 35 निकालो, वहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन दी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट, दिसंबर 24 में आया हुआ है। आईपीआर के बारे में पूछ रहे हैं, पेटेंट के बारे में लिख देना अपनी बुक के अंदर से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, डिजाइन ट्रेडमार्क 7 लिख देना, मैंने याद भी कराया हुआ है। चलो आगे बढ़ो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछ लिया भाई, पेज नंबर 44 सेम चिपका देना। ठीक है, अपनी बुक में दे रखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सेम है, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे भी 48 नंबर पेज निकाल लो भैया, कैश की क्यों नीड है। डेमोन्स्ट्रेट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैश नीड ऑफ द इंडस्ट्री, कैश क्यों जरूरी रहता है, मैचिंग ऑफ कैश फ्लो, शॉर्ट हो जाता है कैश, याद कराया हुआ है। बुक का उठा के चिपका देना, पेज नंबर 48 पे था ये। ठीक है, अब हमारा मॉड्यूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं मॉड्यूल नंबर 3 फटाफट करवाने वाला हूँ, इसमें आई थिंक कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना। ठीक है, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग डाल देना, एडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग पेज नंबर 68 पे दे रखा हुआ, उठा के डाल देना। ठीक है, दिसंबर 25 में आया हुआ था एडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग, एनी 6 पॉइंट लिखना है, और 1 नंबर की बूट स्ट्रैपिंग की डेफिनेशन के नंबर तो अपन ने 2 पॉइंट याद किए हुए थे, लिख देना। ठीक है, सब कुछ अपनी बुक से लिखना है। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 82 पे उठा लो, डेटा इज एवरीवेयर एंड फ्लोज थ्रू एवरी चैनल ऑफ अवर लाइफ, काट दो, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं लिखना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट काट दो, ये भी नहीं लिखना। अपेंड द डेटा एनालिटिक्स मेथड, डेटा एनालिटिक्स के मेथड बता दो या फिर टेक्निक बता दो that can be used by data analytics to process the data। सिंपल है, डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक पूछ रहा है, पेज नंबर 82 पे जाकर लिख लेना भैया। डेटा एनालिटिक्स मेथड के रूप में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स टेक्निक लिखा हुआ है, स्लैश करके लिख देना मेथड। ठीक है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, और एक और इन्होंने जून 25 एमटीपी में आया हुआ है, एडवाइज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज डेटा टेक्निक। ठीक है, तो ये वही रिग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस को, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटी कार्लो सिमुलेशन मॉडल और टाइम सीरीज एनालिसिस अपनी बुक का लिखना है। 73 पेज नंबर निकाल लो अपनी बुक का। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है, ऊपर की बात तो मुझे समझ नहीं आती है, कुछ भी लिखते हैं। नीचे आ जाओ, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज इट इज, सीधा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, एमटीपी में पूछ रहे हैं साले। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने जो बुक
पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ना, मोस्टली वो डायरेक्ट टाइप ही आते हैं कि भाई समझ आ जाए। एमटीपी में साले 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साले नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उनको नहीं बोल रहा हूँ। तो एमटीपी में कभी कभी वो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत घुमा के पूछ रहे हैं, बट मेन पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट ही पूछते हैं। घुमा फिरा के भी आएंगे तो हमने पूरा पीवाईक्यू कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदाबाद, सब कर देंगे अपन, है ना। 80+ का टारगेट है, सब कर लेंगे अपन, ठीक है। रिकमेंड करना है स्ट्रेटजीज टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इफेक्टिव एंड अलाइंड विथ इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। सिंपल है, वो ऑब्जेक्टिव पूछना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड नीड अपन ने पढ़ा हुआ था पूरा, पेज नंबर 73 पे जो मैंने पढ़ाया कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अब निकाल लो पेज नंबर 78। देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन, बकवास दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। दो कॉइन, एक एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, सबको पता है। एक तरफ गांधी जी होते हैं, दूसरी तरफ इंडियन एम्बलम्स होता है, ठीक है। सो इट इज विद क्राउड, एसेस करना वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्राउड फंडिंग, डिसएडवांटेज बताना है क्राउड फंडिंग का, और ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है दून 25 एमटीपी में। रिकमेंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्राउड फंडिंग, पेज नंबर 78 पे सब कुछ दे रखा है, अपनी बुक के अंदर चिपका देना, ठीक है। ओके उसके बाद क्या है भैया, कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 73 अपनी बुक का चिपका देना। कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू जून 24 में पेपर में पूछा, दिसंबर 24 एमटीपी में पूछा, जून 24 एमटीपी में पूछा। ओके ये देखो इनने 15 पॉइंट दे रखे, अपने को 7 पॉइंट लिखना है सिर्फ। पेज नंबर 83 पे एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन द बिजनेस ऑपरेशन, डेटा एनालिटिक्स के एडवांटेजेस, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग, बेटर कस्टमर सर्विस, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन, पढ़ाया हुआ है, जाओ पेज नंबर 83 पे जाके चेक कर लो, जो याद कराया हुआ है वो लिख देना, एक एक लाइन अंदर की लिख देना। पेज नंबर 75 खोल लो अपनी बुक का, एनालाइज करो वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। क्या बोला भाई, स्टार्टअप है, वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा उठाएंगे हम, वो वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको बहुत प्यार से पढ़ना क्वेश्चन को। एनालाइज करो वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा उठाएंगे हम, इन डिफरेंट स्टेजेस, ये स्टेजेस के बारे में बात कर रहा है, जो मैंने तुमको स्टेज बताई थी, 6 स्टेज, कौन सी, पहली वाली स्टेज आइडिया जनरेशन, दूसरी वाली स्टेज प्री सीड स्टेज, तीसरी वाली स्टेज ये वाली पढ़ाई थी मैंने सीड स्टेज, चौथी स्टेज वैलिडेशन स्टेज, ये चौथी कर लेना, इसको तीसरा करना, ठीक है। ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं, इनका काम है कॉपी पेस्ट करना, अपन ने करेक्शन किया हुआ था। फिफ्थ में है अर्ली ट्रैक्शन, सिक्स्थ में है स्केलिंग। अगर तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ पे करेक्शन करना है मार्क्स मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, चिंता मत करना, अपने हिसाब से कर लेना इसको, ठीक है। इस स्टेज को फोर्थ स्टेज बोलो, इसको 3 बोलो, ठीक है। 6 स्टेज में कहाँ से पैसा उठाएंगे उन्होंने ये पूछा, स्टेज याद आया, स्टेज स्टेज, ठीक है। स्टेज मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, स्टेज के अंदर भाई कहाँ से पैसा उठाएंगे, ये देखो ये लिखा हुआ है। पहली स्टेज में अपन ने लिखा, अपन ने पढ़ा हुआ है, क्या लिखना है ये मत लिखना, ठीक है, अपन ने जो पढ़ा वही लिखना। थर्ड स्टेज में कहाँ से उठाएंगे ये लिखा है, फिफ्थ स्टेज में कहाँ से उठाएंगे ये लिखा हुआ है, ठीक है, सिक्स्थ स्टेज में कहाँ से उठाएंगे ये लिखा हुआ है, मैंने तुमको बताया था कि क्या लिखना है ना। फिर ब्रीफली डिस्कस एनी 7 एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स कहाँ पे यूज करेंगे हम, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में करेंगे, लॉजिस्टिक्स में करेंगे, वेब सर्च में करेंगे, तुमको निमोनिक्स के साथ याद भी कराया हुआ था। 7 पॉइंट्स लिखना है यहाँ पे, इन्होंने कितने दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं, सिर्फ 7 लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर ये देखो इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछ लिए, एमटीपी में आया हुआ था, एडवांटेजेस ऑफ बूटस्ट्रैपिंग पूछ लिया, की स्ट्रेटजीज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, की स्ट्रेटजीज भी पूछ लिया और एडवांटेजेस भी पूछ लिया। 69 पे दे रखा हुआ है अपना एडवांटेजेस, की स्ट्रेटजीज अपना 70 पे दे रखा हुआ है। तो एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग ये दे रखा हुआ है, अपनी बुक का लिख देना, ठीक है। और की स्ट्रेटजीज ये दे रखी हुई है, ठीक है, ये वाली लिखना है अपने को, ठीक है, की मेथड्स की स्ट्रेटजीज, ठीक है। उसके बाद डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल इंपैक्ट इनिशिएटिव, सस्टेनेबल इंपैक्ट इनिशिएटिव पेज नंबर 85 पे दे रखा हुआ है। अब राइट इन स्मॉल पॉइंट्स रेफर बुक, अपनी बुक में ये चीज दे रखी हुई है, अब इन्होंने पूरा पैराग्राफ वाइज दे रखा हुआ है, अपने को छोटे छोटे पॉइंट अपनी बुक के हिसाब से लिखना है। सस्टेनेबल इंपैक्ट इनिशिएटिव पेज नंबर 85, एक बार चेक करते हैं क्या है। हाँ ये दे रखा हुआ है, एस्पेक्ट्स ऑफ
सस्टेनेबल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, तो ये अपने को पॉइंट में लिखना है, ये 7 पॉइंट्स, दैट्स इट, मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट अपने को लिखना है, बस कुछ भी नहीं लिखना। इनने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, अपने को पर अपनी बुक के हिसाब से लिखना है ना, ठीक है जी। चलो ये पूरा पैराग्राफ वाइज है, अपने को अपनी पॉइंट के अपनी बुक के हिसाब से लिखना है। रिकमेंड करना है अपने को स्टेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग, ये एमटीपी में पूछा है इन्होंने 2 क्वेश्चंस। एंड बूट स्ट्रैपिंग स्ट्रेटजीज, स्टेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग पूछ लिया और बूट स्ट्रैपिंग की स्ट्रेटजीज पूछ ली, पेज नंबर 70 पे दे रखा हुआ है। बिगनर स्टेज, कस्टमर फंडेड क्रेडिट स्टेज, ठीक है, ये 3 और बूट स्ट्रैपिंग की स्ट्रेटजीज पूछ डाली इन्होंने, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ फंडिंग ऑफ स्टार्टअप, कहां से पैसा लाओगे, सीड फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ये 77 पेज नंबर पे मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 72 पेज नंबर पे देखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इजी क्वेश्चन, 7 पॉइंट डाल के खत्म करना, ठीक है, बुक का 72 पेज नंबर। रिकमेंड करना द फीचर्स एंड द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस प्लान पेज नंबर 84 पर, बिजनेस प्लान ये वाला क्वेश्चन और याद करना, मैंने बोला था रीड करके छोड़ देना, बट इन्होंने एमटीपी में पूछ डाला है, 2 बार एमटीपी में पूछा है, डाल लो, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एमटीपी में छोटे छोटे फालतू के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, चलो ठीक है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 84 पेज नंबर पे दे रखा हुआ है लर्न करना, सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस प्लान बताओ, फीचर्स ऑफ बिजनेस प्लान, मैं अगर बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूँ क्या फीचर है, तो बिजनेस प्लानिंग प्लानिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, प्लानिंग जब करूंगा लिख के करूंगा तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो मुझे विजन दिखाएगा, हाँ भाई लिख के कर रहे हैं ना कोई भी चीज तो वो मेरा विजन दिखाएगा, सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड होंगे और मेरा ये रोड मैप है, क्या है बिजनेस प्लान। अगर मैं लिख रहा हूँ बिजनेस प्लानिंग मतलब क्या, मैं ऐसे काम करूंगा, इतने साल में इतनी सेल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इतने साल में यहाँ पहुंचूंगा, तो ये चीज क्या है, बिजनेस का प्लान है। तो इसका फीचर्स पूछे, ये लिख के तुमको क्या मिला, भले ये भाई रिटर्न डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे को मेरा विजन बता रहा है, ये सारे एस्पेक्ट कवर कर रहा है, परचेस कहाँ से करेंगे, सेल कहाँ से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करेंगे, ब्ला 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 चीजें करेंगे, और रोड में बता रहा है कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। दूसरा है भाई इंपॉर्टेंट, सॉरी ये फीचर्स थे, ये फीचर्स से अपने बिजनेस प्लानिंग जो अपन ने की, अब ये बेनिफिट से पूछ रहा है कि क्या बेनिफिट होता है, तो ये देखो बिजनेस प्लानिंग करने से क्या बेनिफिट मिलेगा अपने को, तो सबसे पहली चीज ग्रोथ पता पड़ेगी कि कितनी ग्रोथ हुई, कहाँ अपने को पूछना है, क्लैरिटी मिलेगी कि अपने को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, राइट पीपल को हायर करेंगे, राइट चीजें करेंगे, और अपने को वैल्यूएशन अपन इजी कर सकते हैं, फंड लेने में अपने को इजीली मिलेगा, हेल्प पड़ेगा कि कितना फंड लेना है, किस इन्वेस्टर से लेना, अपन अपना बिजनेस प्लान बना देंगे, ऐसे अपन काम करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सामने वाले को समझने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर अपने को बिजनेस पार्टनरशिप अगर किसी से करना है तो अपन बिजनेस प्लानिंग के बेसिस पे कर सकते हैं, प्लानिंग दिखाएंगे, इस टाइप का हमारा प्लान है, इस टाइप से हम आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे क्या, तो ये बिजनेस के बेनिफिट्स हो गए, बिजनेस प्लानिंग के बेनिफिट्स हो गए, तो ये आपको खुद याद करना है बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सेम कंटेंट अपनी बुक में दे रखा हुआ, अपनी बुक का 84 नंबर पेज पे जाके याद कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग, तुमने पढ़ा हुआ है, अपनी बुक का पेज नंबर 78, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हो गए हमारे मॉड्यूल नंबर 1 2 3, ठीक है। हमने आज पढ़े मॉड्यूल नंबर 1 2 3, इसमें से दो दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमने नहीं पढ़े तो आज हमने कवर कर लिए, दैट मीन्स हमने पूरा पीवाईक्यू कवर कर लिया मॉड्यूल नंबर 1 का 2 का 3 का, इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर।